सो हेलो माय डियर कॉमन्स, कैसे हो यार। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे। और हो तो जरा मुस्कुराओ ना यार, इस मुस्कुराहट को फैलाओ ना यार। अपने ज्ञान के प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करते जाओ ना यार। और आपके ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाने के लिए निक्कू भैया आ गए। अब आए हैं तो कुछ ना कुछ खास लाए हैं। क्या खास लाए हैं भैया? तो देखो, मैं तो आपकी अकाउंटेंसी के ज्ञान को ही बढ़ा सकता हूं फिलहाल, तो इसीलिए मैं आपके लिए अकाउंटेंसी में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वन शॉट लेकर आ गया हूं। अब ये काफी अच्छा चैप्टर है, इससे वन क्वेश्चन श्योर शॉट आता ही आता है, तो हमको इसको अच्छे से करना है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो भैया जी क्या क्या पढ़ाओगे आज? तो अबाउट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पहले तो मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर अबाउट रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, जो भी आइटम्स हम वो थ्योरी के थ्रू पढ़ेंगे। देन एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि भैया थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि किस ट्रांजैक्शन का क्या ट्रीटमेंट करना है, तो प्रैक्टिकली आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। समझ रहे हो जी? तो इसीलिए एक संपूर्ण नॉलेज के लिए पहले थ्योरी होना, फिर प्रैक्टिस होना, फिर उसमें अच्छे से परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। तो देखिए, इसमें वजह क्या थी। हमारे कॉमियंस, हमारे टॉमियंस दोनों तैयार थे, ठीक है, लेकिन इनमें कुछ कहासुनी हो गई। होता ही है आजकल के जमाने में, या हमेशा ही होता था, कहासुनी तो हो ही जाती थी। ठीक है, अब ये दोनों ही नहीं चाहते साथ में रहना। ठीक है, तो भैया फर्म ही बंद करना चाह रहे हैं ये, तो इसको डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे। या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, या इन्होंने कोई मिसकंडक्ट कर दिया, तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो सब अपन अंदर पढ़ेंगे। अगर डिसॉल्यूशन की प्रक्रिया तय हो जाती है तो अब क्या, ये हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल में अंदर देख लेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना। मान लीजिए इसमें से कोई भैया जी अनसाउंड हो गया या कुछ भी हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। तो चलो भैया, वो तो अपन अंदर देखेंगे। अब समझ लीजिए कि भैया डिसॉल्यूशन की प्रोसेस तय हो गई है, तो अब क्या। अब आप खुद से मन में जरा सोचो, विचारो और बताओ कि भैया आपके पास एक बैलेंस शीट होगी, जाहिर सी बात है ना। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा आपके पास, है ना। लेकिन ये आपको पता ही है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, ये तो हर साल एडजस्टमेंट्स के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, है ना। तो मेन जो फोकस है आपका वो बैलेंस शीट के ऊपर है। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने पिछले साल बनाया ही होगा, फिर अगर रिवैल्यूएशन होगा तो उसका प्रॉफिट सब यहां लाए होंगे। तो अब आपके पास जो चीज होगी वो बैलेंस शीट होगी। अब बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं भैया। एक साइड होती है, सबसे पहले अगर मैं इस साइड की बात करूं तो लायबिलिटी साइड, और एक साइड होती है एसेट साइड। तो जब डिसॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भैया ये सब अब खत्म हो जाएगा, पूरी की पूरी फर्म खत्म हो जाएगी, और जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर्स लास्ट में लेकर जाएंगे। लास्ट में उसमें भी सीरीज है कि पहले थर्ड पर्सन को मिलेगा, फिर लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर प्रॉफिट का हिस्सा बटेगा। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी तो अपने को क्या समझ में आया कि भैया लायबिलिटीज का क्या करें, एसेट्स का क्या करें। तो जाहिर सी बात है, लायबिलिटी वाले कौन होते हैं? जिन्होंने आपको उधार दिया है, यानी कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे, टू सेट ऑफ, तो बस वही करना है, इनको पे ऑफ करना है। ठीक है, अब भैया पे ऑफ कैसे करेंगे? या तो आपके पास अवेलेबल कैश होगा, या तो आपके पास एसेट्स होंगे। तो एसेट से भैया कैश कैसे आ जाएगा? मैं क्या फर्नीचर पे कर दूं? तो कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी कंडीशन है कि पार्टनर फर्नीचर ही लेकर चला गया। या फिर बेटर ऑप्शन क्या होगा भैया, आप इसको रियलाइज करा लोगे। रियलाइज का मतलब क्या हुआ भैया? एसेट्स को आप रियलाइज करा के पैसा रिसीव करोगे, अमाउंट रिसीव करोगे। अब यहां पर एक कंडीशन बनती है भैया कि हो सकता है आपको अमाउंट रिसीव ज्यादा हो जाए, पे ऑफ आपको कम करना पड़े, यानी कि भैया ऐसी कंडीशन बन सकती है कि आपको प्रॉफिट हो जाए। पर ऐसा भी हो सकता है कि एसेट्स, क्योंकि भैया मुझे तो दिख रहा है कंपनी बंद हो रही है, इन लोगों की बन नहीं रही, तो मैं थोड़ा कम में भी मांगूंगा तो ये मुझे पैसे दे देंगे, मतलब मुझे एसेट्स दे देंगे। तो हो सकता है मोल भाव लगाने में इनके एसेट्स की वैल्यू कम लगे, है ना। और लाइबिलिटी, अरे नहीं नहीं मुझे तो पूरे पैसे चाहिए, मेरा तो अधिकार है, वरना मैं तुम्हारी पूरी फर्म को बेचकर ही पैसा कमाऊंगा, तो लाइबिलिटी ज्यादा पे करनी पड़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी कि भैया प्रॉफिट का चांस है तो लॉस का भी चांस है। गम मिलेगी तो खुशियों का द्वार भी खुलेगा, और अगर खुशियों का द्वार खुलेगा तो एक दिन गम से भी मुलाकात हो ही जाएगी। ये तो जिंदगी के नियम है, इसी पे तो जीना है, इसी बात को समझना है, इसी को समझदारी कहते हैं, जो इस बात को समझ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यानी कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। यानी कि भैया मेरे को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के आइटम है, लायबिलिटीज के आइटम को पे ऑफ करना है, एंड एसेट्स के आइटम को रियलाइज करा के कैश लेना है। हो सकता है भैया आप रियलाइज ना कराओ, कोई पार्टनर ले जाए, तो इसमें कंडीशन पार्टनर की भी आ सकती है कि भैया कोई पार्टनर ले जाए, है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा।
जो भी पार्टनर लेकर जाएगा उसका नाम। ऐसे ही ऑब्लिगेशन में भी ये पॉइंट है भैया कि हो सकता है कोई लायबिलिटी है वो पार्टनर ही कह दे कि चलो यार मैं ही पे कर दूंगा, ठीक है, तो पार्टनर्स पे तो करेंगे लेकिन बाद में फर्म ही उनसे एडजस्ट करवाएगी। तो जाहिर सी बात है इसका भी कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है, जहां पार्टनर्स कैपिटल है यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसका ट्रीटमेंट जाएगा। पर भैया क्या हर प्रकार की लायबिलिटी को पे ऑफ करना है और ये करना? जी हाँ, एक तरीके से करना तो है, लेकिन भैया ये आएंगे कहां, है ना? तो इसीलिए यहां पर ये सब निकालने के लिए आपको एक स्पेशल अकाउंट बनाना है। जैसे कि अभी तक आप एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही थी तो उस वक्त आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, तो ऐसे ही इस कंडीशन में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या नाम है इसका? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन हो रहा है भैया हमने कितना कमाया कितना गवाया, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है इस चैप्टर में, बस यही बात है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि भैया यहां पर पार्टनर्स का भी हिस्सा बनता है। कई लायबिलिटीज ऐसी होती है जो रिजर्व्स के रूप में होती हैं, उसमें पार्टनर का पूरा पूरा हक होता है ना? तो भैया बहुत टाइप की लायबिलिटीज होती है, तो क्या सारे टाइप की लायबिलिटीज आपको यहाँ पे पे ऑफ करनी है? क्या करना है, कैसे नहीं करना है, या कौन सी चीज रियलाइजेशन में आएगी, कौन सी चीज आपके इसके बाद कैपिटल अकाउंट में आएगी, है ना? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज आएगी, तो उसी पर ये हमारा चैप्टर है। एक एक करके आज अपन इसको सीखेंगे, ठीक है जी, एक एक करके आज अपन इसको सीखेंगे, ठीक है। फिर आपके पास, जैसे कि आपके पास लास्ट में बैलेंस शीट होती थी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, है ना, बैलेंस शीट होती थी, ऐसे ही यहां पर लास्ट में बैंक अकाउंट होता है या कैश अकाउंट भी कह सकते हैं। नॉर्मली मोस्टली लोगों के पास बैंक अकाउंट होता है, चेक से ही डील होता है। अब इसी बीच में यहां पर एक और अकाउंट भी आ सकता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स लोन भी देखते हैं, है ना? तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाने को आ सकता है। तो ये टोटल ऑलमोस्ट हमें 4 चीजों के ऊपर वर्क करना है इस चैप्टर में, इन्हीं 4 चीजों के ऊपर सीखना है। यहां पर होगा क्या भैया, एसेट्स को रियलाइज करा के अमाउंट रिसीव करने की कोशिश की जाएगी और लायबिलिटी को पे ऑफ करके देखा जाएगा कि ओवरऑल हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ये चीज जहां की जाएगी उसको रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक या कैश अकाउंट भी बनाया जाता है, ठीक है। अगर कैश का बैलेंस बोलेगा तो अपन कैश अकाउंट लिख देंगे, अगर बैंक का बैलेंस बोलेगा तो हम बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है जी। बस इसी पर हमारा चैप्टर बेस्ड है। तो शुरू करें, पहले थ्योरी फिर धीरे धीरे चीजों को समझते हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो भैया जी सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे सामने आ रहा है कि भैया मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन क्या हुआ। तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये इंपॉर्टेंट है ना, रेफर्स टू कंप्लीट क्लोज डाउन ऑफ द बिजनेस। यानी कि जब मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलता हूं तो वहां पे सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म काम कर रही है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रही है, यानी पूरी कंपनी बंद, सब कुछ क्लोज डाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, क्लोज डाउन मतलब ऑल द एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, सारे एसेट्स क्या होंगे, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, यानी एसेट्स को आप बेचोगे, सारी लायबिलिटीज को आप क्या करोगे, पे ऑफ करोगे, यानी पेड ऑफ करोगे। एंड अगर कोई बैलेंस बच जाता है, इज पेड टू पार्टनर्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। भैया बैलेंस पार्टनर को पे होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो पार्टनर के पास ही जाता है ना, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस किया जाएगा। तो बस यही बोला गया है। इसी पूरी प्रोसेस को आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हो, फर्म लगाना जरूरी है। तो यानी कि भैया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग अलग है। जी हां, सही पकड़े, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या हुआ भैया, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है टू चेंज इन द इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है। हो सकता है किसी को सैलरी ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, रेंट का चेंज आ जाएगा, या पीएसआर चेंज हो जाएगा, या कोई नया पार्टनर आएगा, कोई पुराना पार्टनर जाएगा। ये सब कुछ आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है, जिसमें आपके इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग्स पार्टनर चेंज हो रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, फर्म ही खलास, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, है ना। और इसमें बिजनेस बंद नहीं होता, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस बंद नहीं होता, चीजें चेंज होती हैं, लेकिन फर्म में बिजनेस ही खलास। द एग्जिस्टिंग फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड विदाउट अफेक्टिंग द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें यही होता है कि एग्जिस्टिंग फर्म चलती रहती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, जैसे कि चेंज इन पीएसआर हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, या अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स हो गया। ये अभी हमारे कोर्स में है नहीं, ठीक है, आगे चल के देखेंगे आप। ओके जी, बाकी सब हम कर चुके हैं। चलिए भैया जी, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को अगर अच्छे से समझे तो क्या है, तो इट रेफर्स टू कंप्लीट क्लोज डाउन, इट रेफर्स टू
कंप्लीट क्लोज डाउन, इसका मतलब है ऑल एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, देयर आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड एंड पेड। फिर उसके बाद आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, लोन अकाउंट को सेटल करते हैं और उनको पे करके छुट्टी करते हैं। अ फर्म डिसॉल्व अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ये सब सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर फर्म डिसॉल्व हो सकती है। जैसे भैया ऑल द पार्टनर्स फर्म गिव देयर कंसेंट, ठीक है, कंसेंट होगा ये, ठीक है, उन्होंने सबने मान लिया। फर्म बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल, भैया फर्म का बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया, लॉ के हिसाब से नहीं तो बंद करना पड़ेगा। ऑल दी पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स सेव वन बिकम इंसॉल्वेंट, एक को छोड़ के सब इंसॉल्वेंट हो गए। या इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल इफ एनी पार्टनर गिव नोटिस, यानी कि भैया पार्टनरशिप एट विल थी और भैया पार्टनर ने नोटिस किया, अब भैया खत्म हो गई, तो भैया फर्म ही खत्म हो जाए। पर ध्यान रखना इसमें एक पार्टनर नहीं जा रहा, पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो रही है तो। या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर द कोर्ट, यानी कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया तो भी आपका फर्म बंद किया जा सकता है, ठीक है जी। आइए देखिए, तो नाउ व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो भैया इसमें क्या अंतर हुआ, तो बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स के अंतर है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले मीनिंग, इसमें मीनिंग में ही एक अंतर है, क्या कि भैया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, लेकिन यहां पे क्या है, कंप्लीट शटडाउन रेफर्स टू कंप्लीट क्लोज डाउन ऑफ द बिजनेस, है ना, पूरा का पूरा बिजनेस ही क्लोज डाउन हो गया। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, फर्म्स कंटिन्यू विद द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म कंटिन्यूज विद द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, फर्म यहां पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म कंटिन्यू रह रही है। यहां पर भैया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज वेल, यानी कि यहां पर फर्म तो डिसॉल्व होगी और पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो ही गई, यानी कि दोनों डिसॉल्व हो रहे हैं। यहां पर फर्म कंटिन्यू रह रही है, फर्म कंटिन्यू विद द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म चल रही है। यहां पे फर्म के साथ साथ पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होगी ही होगी, क्योंकि ये कह देना कि फर्म डिसॉल्व हो रही है पार्टनरशिप नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता, ये दोनों एक साथ ही फिर डिसॉल्व हो गई, ठीक है। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, इस केस में तो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट सेम रहती है, कंटिन्यू रहती है, यहां तो भैया सब कुछ क्लोज हो जाएगा, आर क्लोज, तो बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज विद द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है तो बुक्स बंद होंगी, अब उसको दोबारा कोई नहीं खोलेगा, है ना, पूरा बिजनेस सट अप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स, तो इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि अगर आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो हो सकता है फर्म डिसॉल्व हो भी, हो सकता है ना भी। भैया अभी तक तो जब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है तो फर्म बंद नहीं हुई। जी हाँ, अगर रिटायरमेंट, एडमिशन, इन सब के किसी भी केस में फर्म अगर चलती जा रही है ना, तो मोस्टली केसेस में चलती सकती है, लेकिन ये हो सकता है कि दो पार्टनर में एक गया तो फिर तो फर्म भी डिसॉल्व होगी, यानी यहाँ हो भी सकती है फर्म डिसॉल्व और नहीं भी। यहाँ पर भैया कन्फर्म है कि अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो ही रही है, क्योंकि आपको कौन बिजनेस करेगा, कौन सा रेशो, किसका रेशो, ठीक है जी। नाउ एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी, यहां पर एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर रीवैल्यूड, यहां पर हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं उसका, और यहां पर रियलाइजेशन करते हैं, यानी कि एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, ठीक है, एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, ठीक है भैया। एग्जिस्टेंस, तो इट इन्वॉल्व्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इसमें क्या होता है भैया, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, यानी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है एक तरीके से, हाउएवर फर्म विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे आपने अपने घर में दिवाली की पेंटिंग कराई, कोई चीजें यहां से वहां चेंज कर दी, है तो अपन कहते हैं उसको, है ना, घर बंद नहीं हो रहा, बदलाव हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत। और यहां पर क्या हो रहा है भैया, कंप्लीट वाइंडिंग अप ऑफ फर्म, यानी फर्म पूरी खत्म, यानी बिल्डिंग पूरी तहस नहस, सब कुछ नया बनेगा या जो भी होगा, ओके। तो ये इनके बीच के डिफरेंसेस हैं। नाउ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो सबसे पहले तो है भैया विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के कैसे डिसॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यही है भैया, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज, ठीक है, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया। फिर व्हेन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, एक को छोड़कर सब इंसॉल्वेंट हो गए, और पार्टनरशिप में तो दो चाहिए हमको, तो पार्टनरशिप बंद हो गई। या व्हेन बिजनेस बिकम अनलॉफुल, या डिसोल्यूशन ऑन कंप्लीटेशन ऑफ वेंचर, आपने एक वेंचर के लिए बनाया था, वेंचर कंप्लीट हो गया, यानी जो भी प्रोजेक्ट था आपका कंप्लीट हो गया तो खत्म हो गई बात। बाय गिविंग नोटिस इफ पार्टनरशिप इज एट विल ऑन एक्सपायरी टर्म ऑफ द फर्म, तो ये सारे रीजन है जहां पे कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं है लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। फिर भैया वो रीजन जहां पे कोर्ट की वजह से डिसॉल्व होगी, तो इफ पार्टनर बिकम्स मैन ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना, और कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो अनसाउंड माइंड हो गया, आपको बंद करना पड़ेगा। इफ अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट में तो जाहिर सी बात है। अ पार्टनर ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अब मान लीजिए कि पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर दिया बिना किसी को बताए, अब वहां पे इनको लग रहा है कि यार ये तो फर्म ही बेकार, यहाँ कहीं कुछ भी होता रहता है, तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो ऑफकोर्स इसमें फिर केस होगा,
यहाँ वहाँ की बातें होंगी, पर कोर्ट अगर ऑर्डर दे रहा है तो इन सब चीजों में आपको बंद करना पड़ सकता है। इफ अ पार्टनर कंसिस्टेंटली और डेलिबरेटली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा भैया एक बात बताओ, यहाँ पे पार्टनर ने किया, ठीक है, हम मान लो 4 पार्टनर, एक पार्टनर ने ऐसा कर दिया पर तीनों पार्टनर चाहते हैं फर्म चलता रहे, तो ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे केस होगा। केस होने के बाद ऑर्डर अगर कोर्ट का आया तो फिर बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप तीनों जाओ और एक नई फर्म चालू कर दो, इसको हटाओ। ठीक है। इफ कोर्ट्स फाइंड दैट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज जस्टिफाइड, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई डिसोल्यूशन ही सही तरीका है। इफ अ पार्टनर इज परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज वेल एज अ पार्टनर, भाई अगर कोई पार्टनर इनकेपेबल हो गया परमानेंटली कि भैया वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कोर्ट कह सकती है कि भैया पार्टनर चला गया, तुम अकेले क्या करोगे, डिसॉल्व करो फॉर्म को। तो कई वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिसॉल्व होता है। कभी कभी एक एक दो नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए, है ना। कभी कभी आता है, रेगुलर नहीं, लेकिन फिर भी। नाउ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर मान लीजिए फर्म डिसॉल्व हो गई तो कैसे सेटलमेंट होगा, तो आप खुद से सोच के देखिए। आपकी फर्म है, सबसे पहले सबसे पहले पैसा अपने को चाहिए तो फर्म ने कहा भाई ऐसे तो जिन लोगों ने आपको उधार दिया, जिन लोगों ने आप पे विश्वास किया, उनके साथ तो धोखाबाजी हो जाएगी, इसीलिए इन्होंने एक पैटर्न तय किया है। ठीक है, तो उसको देखिए, सेक्शन 48 है ये, इसका सेक्शन भी चाहो तो आप याद रख सकते हो, और सीयूटी के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है ना, एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नाउ सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दीज रूल्स आर ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, तो सबसे पहले तो लॉस क्या होगा, तो द अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल shall be paid first out of profit, then out of capital, and lastly if necessary be realized from partners in their PSR। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर कोई भी लॉस होता है तो आपको क्या करना है भैया, तो आपको सबसे पहले तो पुराने अगर कोई प्रॉफिट बचे हुए तो उससे उसको सेट ऑफ करोगे, या तो फिर पार्टनर की कैपिटल से सेट ऑफ करोगे, या तो फिर PSR में उनके घर से मंगवाओगे, है ना। ये लॉस का सेटलमेंट है। लेकिन भैया एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स अगर आपके पास है तो आप उसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले भैया थर्ड पार्टी को दोगे, सबसे पहले थर्ड पार्टी, क्योंकि उन लोगों ने पे आप पे ट्रस्ट किया, उन लोगों ने आपको उधार दिया, तो पहले आप उनको चुकाओगे। ये नहीं कि मेरा फर्म है, मेरा घर चलता रहे, तो अपन ने तो सारा पैसा खुद के लिए रख लिया, ना 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 ना, रूल्स के हिसाब से पहले थर्ड पार्टी को आप दोगे। देन पार्टनर्स लोन एंड एडवांसेस, अगर पार्टनर किसी पार्टनर ने लोन या एडवांस दे रखा है उसको दोगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि जितना भी पार्टनर का कैपिटल है उसको चुकता करोगे, और फिर भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो फिर आप पार्टनर्स को इन देयर PSR उसको बांट दोगे। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट, भैया फर्म्स डेब्ट क्या होता है, प्राइवेट डेब्ट क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है ना। आपने शायद प्री बोर्ड में भी अगर आपने देखा हो तो एक ना एक बार आ ही जाता है ये, है ना। नाउ फर्म्स डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट क्या होता है, फर्म्स डेब्ट यानी फर्म की उधारी, प्राइवेट डेब्ट यानी आपकी पर्सनल उधारी। तो आइए इसको समझते हैं, है ना। फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई इन कनेक्शन विद द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड पार्टनर्स प्राइवेट डेब्ट। ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले फर्म्स प्रॉपर्टी शैल बी यूज्ड टू पे फर्म्स डेब्ट, सबसे पहले क्या है कि फर्म की प्रॉपर्टी सबसे पहले इस्तेमाल होगी फर्म डेब्ट को चुकाने के लिए। ठीक है, एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर PSR, यानी कि भैया मान लीजिए फर्म के पास खूब सारे एसेट्स रखे हुए, मान लीजिए 10 लाख के एसेट्स हैं, लायबिलिटी अपन ने पे ऑफ कर दी 8 लाख, सब कुछ हो गया, अभी भी अगर कोई पैसा बच गया, है ना, तो फर्म की प्रॉपर्टी पहले यूज होगी फर्म डेब्ट के लिए, तो फर्म का जो भी उधार है सब चुका दिया अपन ने, अब 2 लाख रुपए बच गए, तो फिर PSR में पार्टनर लेकर जाएंगे, समझ गए, ये फर्म्स डेब्ट है। भैया अगर फर्म के पास कुछ बचा ही नहीं तो वो कुछ नहीं ले जाएंगे, ठन गोपाल, सीधा सा पॉइंट है ना। अगर बचेगा तो पार्टनर लेकर जाएंगे, पहले उधार चुकाएंगे फिर जाएंगे, अगर भैया बचा ही नहीं तो जितना उधार चुकाएंगे बाकी सबको लॉस होगा। ठीक है जी। नाउ द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर शैल बी यूज्ड, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो भैया अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो शैल बी यूज्ड टू पे हिज और हर प्राइवेट डेब्ट्स एंड सरप्लस इफ एनी यूज्ड टू पे ऑफ फर्म्स डेब्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने घर पे, ऑफिस में नहीं, अपने घर पे किसी से 10 लाख रुपए का उधार ले रखा है। ठीक है, तो भैया मेरे को पहले जो मेरे घर के एसेट्स हैं वो उस उधार को चुकता करेंगे। ठीक है, जो मेरे पर्सनल कैपेसिटी में, जिसका पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे पर्सनल एसेट्स जो होंगे वो उस उधार को चुकने के लिए काम में आएंगे। अब मान लीजिए भैया वो जो पर्सनल आदमी है उसको उधार मैंने चुका दिया, ठीक है, फिर भी मेरे पास पैसे बच गए, तो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भैया जी पहले तो आप अपने प्राइवेट डेब्ट चुका रहे हो, फिर उसके बाद अगर कुछ पैसा बच रहा है तो आपको फर्म के भी डेब्ट चुकाने पड़ सकते हैं, अगर फर्म में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है तो। ठीक है जी, तो भैया फर्म
के एसेट्स हैं तो पहले फर्म का डेब्ट चुकता होगा, फिर बच गया तो पार्टनर लेकर जाएंगे। अगर भैया पर्सनल उधार है तो पर्सनल एसेट से पहले वो पर्सनल उधार चुकता होगा, फिर बच गया तो आप फर्म में पैसे दे सकते हो अगर फर्म को लॉस ज्यादा हुआ तो। ठीक है, बस यही इसका मतलब है। इसका डिफरेंस भी आता है तो प्लीज इसको याद रखना आप, है ना, इन चीजों को आपको याद रखना है ना। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो यहां से अब अपना वो कारवा शुरू होगा जो हमारे लिए जरूरी है, जिसका एक वन शॉर्ट क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है जी, पर इससे पहले वाली थ्योरी आपको याद रखनी है। फर्म्स डेप्ट, प्राइवेट डेप्ट आपको याद रखना है। सेक्शन 48 में किस तरीके से पेमेंट करनी है ये आपको याद रखना है, क्योंकि थ्योरी में एमसीक्यूज पैटर्न में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बारी आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें सबसे पहले है आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक कैश अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, तो आइए उससे शुरू करते हैं। तो भैया जी मैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पहले आपको बता देता हूं कुछ। तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप नोटिस करो, ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो आप हमेशा पाओगे कि ये आपके पास बैलेंस शीट है। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस शीट है, ये आपके पास बैलेंस शीट है। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस शीट है, आप हमेशा देखा होगा इसको। अरे अरे अरे, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास बैलेंस शीट होती है ना, ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है। ठीक है, यहां पर आपके पार्टनर्स कैप, यहां पे मान लीजिए ये लायबिलिटी साइड है। ठीक है, सेम इसी का काम होना है और कुछ नहीं होना। लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एग्जांपल के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब इस साइड क्या आ जाता है भैया जी, यहां पे आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे ए बी सी। फिर आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर हो सकता है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, वाइफ लोन और आपके पास पार्टनर लोन भी हो सकता है। ठीक है जी, ये सारी चीजें होती हैं। फिर यहाँ पे आपकी टोटलिंग आ जाती है। देन उसके बाद इस साइड पे आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, है ना, ये सब हो सकता है। या फिर मान लीजिए डेटर है, डेटर में माइनस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, है ना, यहाँ पे सारे अमाउंट्स आते जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। गुडविल पे ध्यान दीजिएगा, है ना। एक होता है पीएनएल का डेबिट बैलेंस, चलो तो उसके बाद लिख देते हैं, ये होगा इन्वेंट्री। एक होता है कैश या बैंक, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और एक मान लीजिए डेबिट बैलेंस ऑफ पीएन। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, रिजर्व रिजर्व सब इस साइड होते हैं ना, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या अदर रिजर्व, ये सब इस साइड होते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं वही आपको समझा रहा हूं, और वही रियलाइजेशन अकाउंट है। आपको जितने भी आपके एसेट्स हैं, ये एसेट है, ये आपका एसेट है। भैया कैश एंड बैंक भी एक एसेट है, जी हाँ, लेकिन इस चैप्टर में बैंक और कैश अकाउंट आपको अलग से बनाना है, तो आपको इसको लीव कर देना है, इसको आपको हटा देना है। ये कहां चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट में, क्योंकि आपको कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है, तो ये कैश या बैंक अकाउंट अलग से बनेगा, अलग से बनेगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक एंड कैश। अब जैसे ही मैंने कहा कि भैया कैश एंड बैंक जो बैलेंस शीट में आपके पास होगा, ओल्ड बैलेंस शीट में जो आपके पास होगा, उसमें भैया कैश एंड बैंक को आपको नहीं लेना, वो आपको कैश एंड बैंक अकाउंट में लेना है। वैसे ही आपके पास दिमाग दौड़ेगा, दिमाग क्या कहेगा, भैया ये देखो, ये देखो, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो क्या ये जो पार्टनर्स कैपिटल है ये भी मुझे अलग से लेकर जाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? और मैं क्या कहूंगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जाहिर सी बात है भैया, ये जो रिजर्व और ये जो पीएनएल बैलेंस होता है, ये भी तो भैया पार्टनर का हिस्सा होता है, तो क्या ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भी जाएगा। तो भैया ये डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, ये भी तो पार्टनर का हिस्सा होता है, क्या ये भी पार्टनर में जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। मुझे याद है ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल भी जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस इधर आता था ना पार्टनर्स कैपिटल में, गुडविल भी इधर आता है, क्या ये भी वहीं जाएगा? नहीं, बस यही छोटे छोटे पॉइंट समझने हैं, बस यही छोटे छोटे पॉइंट, यही छोटे छोटे पॉइंट समझने हैं कि ये आपको एसेट ही मानना है। ठीक है,
यही छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि जब अपन कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है, भैया जब डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल यहां आ रहा है तो भैया ई गुडविलवा यहां क्यों जा रहा है, गुडविलवा को भी यहां ले जाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बिल्कुल सही पॉइंट है, मेरे को भी लगता है, लेकिन यहां पर इन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया है वो यही बताया है कि आपको गुडविल को एक एसेट मानना है, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं इसको आपको एक एसेट मानना है। ठीक है जी, तो ये बात याद रहेगी, अलग से लिख दिया मैंने। फिर भैया इसके अंदर ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है इसका क्या करोगे भैया, तो देखिए आपको पता है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक्चुअली में कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, हमें ये लगता है इट इज एन असर्टेन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, है ना, कि हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इतने डेटर हमें पैसे नहीं देंगे, हो सकता है इससे कम हो, उससे सकता है ज्यादा हो, तो ये हमारे लिए एक अनसर्टेन होता है। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है ना ये अनसर्टेन लाइबिलिटी है, इसलिए अपन इसको लाइबिलिटी नहीं बोलते हैं, प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी मींस सर्टेन, है ना, ये अनसर्टेन होता है, इसलिए अपन यहाँ पे प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं। तो या तो आप इसको डेटर में से माइनस करते हो या तो आप इसको यहां पर लिख देते हो। ठीक है जी, बस अब इसी के ऊपर रिलेशन अकाउंट बना हुआ है। अब जो चीज बच गई देखिए, जैसे कि इसमें जो भी एसेट आ गया, इन्वेंट्री आ गया, ये सब आपके लिए क्या है, क्या है, आपकी एसेट्स है। तो ये सारी चीजें आपकी कहां जाएंगी, ये सारी चीजें उठकर, ये सारी चीजें उठकर, ये दोनों चीजें है ना, ये दोनों चीजें उठकर, बीच में ये पीडीडी हट गया है ना, ये दोनों चीजें उठकर, और यहां पर डेटर माइनस पीडीडी है तो पीडीडी अलग दिखेगा, तो डेटर हमेशा बुक वैल्यू पर आएगा। ठीक है, डेटर हमेशा किस पर आएगा, बुक वैल्यू पर आएगा। ओके ठीक है, चलो भैया ठीक है, हाँ, तो डेटर हमेशा किस पर आएगा, बुक वैल्यू पर आएगा। ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड जाते हैं। ठीक है भैया, ये रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड क्यों जाते हैं, क्योंकि एसेट सारे डेबिट होते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको डेबिट साइड लिखोगे। ओके जी, ओके जी, अब ये सारे ही आपकी किताबों से जाने वाले हैं, तो सब रिड्यूस होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, इसलिए डेबिट साइड पर है। और फिर उसके बाद भैया ये देखिए, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वाइफ लोन, ये आपके लिए लाइबिलिटी है, तो इनका आपको क्या करना है, पे ऑफ करना है, इनका क्या करना है, पे ऑफ करना है। इनसे आपको एसेट्स रियलाइज कराने हैं, तो ये रियलाइज्ड होगा। ठीक है, अच्छा भैया एक बात बताओ भैया, मैंने कहा हाँ, ई लोनवा अकाउंट का क्या होगा, ई लोनवा अकाउंट का क्या होगा, ये लोन जो अकाउंट है ना भैया, ये जो लोन अकाउंट है इसका क्या होगा, ये पार्टनर का लोन है और ये वाइफ का लोन है, तो क्या ये अलग अलग ट्रीट होंगे। तो देखिए मैंने अभी तो बनाया, ये कलर बना के दिया आपको कि भैया पे ऑफ होगा लाइबिलिटी, है ना, बना कर दिया, पर पार्टनर लोन तो देखिए अलग से बन रहा है ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो आप खुद से सोच लीजिए, जब कैश एंड बैंक अलग से बन रहा है तो क्या वो रिलेशन में आया, नहीं आया ना, कैश एंड बैंक अलग से बना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अलग से बन रहा है, तो भैया क्या ये लायबिलिटी में आया, नहीं आया ना, रिलेशन अकाउंट के, आपने इसको अलग से बनाया। ऐसे ही पार्टनर्स लोन भी आपका अलग से बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ठीक है जी, बस यही आपको समझना है। ओके जी, अब ये जो है पीडीडी, क्योंकि अनसर्टेन लायबिलिटी है, तो ई को भी हमें इसी लायबिलिटी के साथ दिखाना है, बट इसका पे ऑफ नहीं होता, क्योंकि ये आपको एक्चुअली में कोई लायबिलिटी नहीं है, आपने अपने मन से सोचा है कि मेरे को इतने एसेट्स पैसे नहीं देंगे, तो आप इसको माइनस करके प्रोविजन दिखा रहे हो, तो एक बार ये रिलेशन अकाउंट में आएगा। बाकी जो पे ऑफ वाली चीजें हैं ये तो पे ऑफ भी होंगी, इसीलिए मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ने इसको यहाँ क्यों लिखा। तो ये एक बार तो लायबिलिटी में आता है ये वाला, लेकिन इसको पे ऑफ नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली में ये कोई उधार नहीं है ना। बाकी ये सब आपके लायबिलिटीज में है, तो पहले तो ये रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड भी आएंगे और बाद में पे ऑफ भी होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको मोटा मोटी समझाया है। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन ओल्ड गुडविल एसेट्स के अंदर ही आएगा। एसेट्स आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगी, पुरानी बैलेंस शीट से आपको सब मिल जाएगा ये सब। ठीक है, ये सब आइटम्स दिए होंगे, ये सारे रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे, ये सारे रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे, ये सारे रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे। ठीक है, ये सारे रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे। ठीक है जी, ओके जी, समझ गए। तो आइए इसी बेसिस पर एक फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि आपको सही से याद रह जाए। ठीक है जी, चलिए तो फॉर्मेट देख रहे हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको सारे एसेट्स ले लेने हैं, बैलेंस शीट से मिलेगा, एक्सेप्ट कौन कौन से भैया, कैश एंड बैंक, क्योंकि उसका अपना अकाउंट बनेगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, फिक्स्ड एसेट, क्योंकि ये पार्टनर बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। फिर भैया अगर लोन टू पार्टनर, अगर लोन आपने पार्टनर को दिया तो वो भी एसेट है, लेकिन वो यहां नहीं आएगा, फिर उसका अलग से अकाउंट बनेगा। तो उन सबको छोड़कर जितने भी एसेट्स हैं सब यहां पर आपके आ जाएंगे। गुडविल भी आएगा, याद रखिएगा मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है ना, भूलना नहीं अब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर
यहाँ पे आपके पास लाइबिलिटी साइड आएगा बाय ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी। देखिए क्या आउटसाइड लाइबिलिटी, एक्सेप्ट क्या क्या चीजें, तो पार्टनर्स लोन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सब नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर्स लोन का अपना एक अलग अकाउंट बनाने का, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो फिर बाय प्रोविजन ऑफ एनी एसेट्स, अगर किसी एसेट्स पे प्रोविजन बनाए तो वो भी यहाँ पर आएगा। देन उसके बाद अगर कोई आपने रिजर्व्स फॉर एसेट्स बना रखा है तो वो भी यहाँ पर आपका आएगा। है ये कैसे सेलेक्ट हुआ, चलो कोई नहीं, बाय रिजर्व्स फॉर एन एसेट, तो वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये सब आ जाने के बाद यानी बैलेंस शीट्स के आपके जितने भी आइटम थे सब आपने उतार लिए, जो जहां अलग अलग जगह पे जाने थे उनको छोड़कर सब यहां आप उतार लोगे। अब क्या होगा भैया, एसेट्स को रियलाइज कराओगे, एसेट्स को रियलाइज कराओगे यानी इधर लिखोगे, ठीक है। तो भैया एसेट रियलाइज कराने में दो तरीके हैं, पहला कैश में, दूसरा किसी पार्टनर ने ले लिया, है ना, या तीसरा आपने किसी लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर लिया। तो देखिए जब जब कोई कैश में रियलाइज कराएगा तो बैंक, कैश एंड बैंक लिखेंगे, ठीक है। जब जब कोई कैश में रियलाइज कराएगा तो कैश एंड बैंक लिखेंगे, चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो। फिर अगर कोई पार्टनर ले गया तो उसका नाम लिख देंगे भाई, अगर कोई पार्टनर ले गया तो उसका नाम आ जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। फिर जाहिर सी बात है इधर पूरा हो गया, अब बारी इधर की है। तो इधर पे जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है ना, ऐसा नहीं कि हर लाइबिलिटी, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उनकी बात हो रही है। ओके जी, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज को आपको पे ऑफ करना है। तो कैश एंड बैंक, पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, कई लाइबिलिटीज ऐसी भी होती हैं जिनको आप लिखना भूल गए होंगे, आपको जब आप फॉर्म क्लोज कर रहे हो तब जाके आपको पता चला कि अरे यार ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है, तो नई लाइबिलिटी आई तो उसका भी तो पे ऑफ तो करना पड़ेगा, आप भूल गए, आपकी गलती है ना, फॉर्म की तो कोई गलती नहीं है, तो आपको वो पे ऑफ करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसका आप पे ऑफ करोगे, या फिर हो सकता है भैया पार्टनर्स उसको ले लें तो पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। फिर जब ये प्रोसेस आप कर रहे होते हो तो एक रियलाइजेशन एक्सपेंस भी होता है। ये सारी प्रोसेस को करने में अगर आपको खर्चा हुआ, जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, डील कर रहे हो, फिर यहां जा रहे हो, डील कर रहे हो, फिर कहीं कुछ, तो बहुत सारे खर्चे भी तो होते हैं। तो मान लीजिए अगर रिलेशन से रिलेटेड कोई कॉस्ट लग गई तो वो भी यहां पर आएगी, प्लीज इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी केसेस है तो एक एक करके आइटम समझेंगे, अभी फिलहाल आपको फॉर्मेट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस तरीके से फॉर्मेट बटा हमारा, ये टी शेप है। सबसे पहले एसेट्स यहां पर, ठीक है, डेबिट बैलेंस को छोड़कर, है ना, ये सारी चीजों को छोड़कर, कैश बैंक बैलेंस को छोड़कर यहां पर सब लिखना, आपको एसेट्स लिखने हैं, लिख दिए इधर पर। फिर यहां पर लाइबिलिटीज लिखनी है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, है ना, आउटसाइड लाइबिलिटीज, इसमें आपको क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें छोड़ देनी है जो कि पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। जैसे पीएनएल का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो आपको छोड़ देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको छोड़ देना है, क्योंकि वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगी, है ना, वो सारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगी, तो यहां नहीं आएगी। हो गया। अब इन एसेट्स को आपको पे ऑफ करना है, तो या तो कैश में पे ऑफ करोगे या तो पार्टनर ले जाएगा, ठीक है। तो भैया जो रीजन होगा, अगर कैश में आपको पैसा मिला तो कैश या बैंक, और अगर पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम। फिर ऐसे ही आउटसाइड लाइबिलिटी को भी आप या तो पेमेंट करोगे तो कैश या बैंक, और अगर पेमेंट नहीं करोगे तो पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर का नाम, ठीक है। फिर इस प्रोसेस में आपको कभी कभी कोई खर्चा भी हो सकता है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से आपका आ जाएगा, जो कि कैश में आप करोगे तो कैश लिखोगे और रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से आपका ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, ठीक है जी। फिर कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आते हैं, वो अगर अचानक से मिले तो इधर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर, ठीक है। फिर कुछ प्रोविजन होते हैं, कुछ रिजर्व्स होते हैं जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, तो वो एक बार यहाँ आते हैं, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जब आ रहे होते हैं तो वो एसेट को माइनस ही कर रहे होते हैं, है ना, माइनस ही कर रहे होते हैं, तो बस आप उसको यहाँ लिखते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी एसेट्स आते हैं वो अपनी मेन वैल्यू पर आते हैं, बुक वैल्यू पर आते हैं, ठीक है जी। फिर जब आप ये दोनों साइड्स कंप्लीट कर लोगे तो जाहिर सी बात है, या तो ये वाली साइड बड़ी होगी या तो ये वाली साइड बड़ी होगी। अगर ये वाली साइड बड़ी है तो आपको होगा प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है, आपको होगा प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स या कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा। लेकिन भैया अगर ये वाली साइड बड़ी हो गई तो इस साइड आ जाएगा और वो होगा लॉस, ठीक है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा, लेकिन उसको अपन क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है जी, डन, समझ गए। तो शुरू करें आगे, आएगा सिलसिला करते हैं, एक एक करके इसको समझते हैं। तो भैया अगर इसकी एंट्री बोली जाए तो देखिए एंट्री क्या होगी, देखिएगा एंट्री क्या होगी। अगर एंट्री बोली जाए तो देखिए मैंने आपको बता रखा है, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। मैंने आपको कई बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त भी बोला था कि एंट्री बनाते वक्त क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। ये बाय साइड है, ये टू साइड है। अगर मैं टू साइड की बात करूं तो बाय ऊपर वाला हो जाएगा, अगर ये बाय साइड है तो ऊपर वाला टू हो जाएगा। तो अगर मैं एंट्री करना चाहूं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक जो भी पेमेंट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अगर वो लेकर गए लाइबिलिटी को, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब अगर मैं इस साइड आ जाऊं तो ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, प्रोविजंस फॉर एनी एसेट टू रियलाइजेशन, रिजर्व्स फॉर एनी एसेट टू रियलाइजेशन, कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन जब एसेट रियलाइज्ड होगा, ठीक है, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए एसेट्स अनरिकॉर्डेड आते हैं तो भी वही बात है, कैश बैंक टू रियलाइजेशन, या पार्टनर लेकर गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, ठीक है। फिर लॉस हो गया तो लॉस टू रियलाइजेशन।
तो जो भी पार्टनर्स के नाम होंगे, बस ये जनरल एंट्री है। सिंपल है सर, सिंपल है, बस आपके पास थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। तो ये देखिए, फॉर क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स, जो भी उनके नाम होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। नाउ डेटर, बीआर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। गुडविल आपको ध्यान रखना है कि यही लिया जाता है। ओके, नाउ if an asset has provision or reserves appearing on the liability side of the balance sheet, such reserves provision is also transferred to the realization account। ये हमने पढ़ लिया है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोविजन, कोई एसेट है जो बैलेंस शीट में आ रहा है और एसेट्स को माइनस कर रहा है, तो वो एक्चुअली हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में इस साइड आएगा। एक ही बार आएगा, इसको पे ऑफ नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारे द्वारा बनाया गया, ये अनसर्टेन है, ठीक है जी। एक तरीके से प्रोविजन है, ये हमें लगता है ऐसा, और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने बनाया है, ये एक्चुअल नहीं हुआ अभी तक, ठीक है जी, इसीलिए यहां पर आता है और इसका पे ऑफ नहीं होता। अदरवाइज लायबिलिटी का पे ऑफ होता है और एसेट्स का रियलाइजेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर और भी नियम है, अभी थोड़ी देर में करते जाते हैं। नाउ तो पहली एंट्री क्लियर है। दूसरी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लान टू इन्वेस्टमेंट, ये इन्होंने इसका एग्जांपल दे दिया है। अगर इसका आपको एग्जांपल देखा जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स के नाम, ठीक है, टू एसेट्स के नाम, तो टू प्लान, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर। अगर प्रोविजन की बात की जाए तो देखिए, प्रोविजन टू रियलाइजेशन ना, प्रोविजन टू रियलाइजेशन, तो प्रोविजन किसी भी टाइप का होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू रियलाइजेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल नोट, these reserves या provisions are not to be paid off after realization of asset as these do not indicate outside liability of the firm। ये किसी भी प्रकार की आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, ये आपके द्वारा ही बनाया गया है, तो इसलिए इसका पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, इसका पे ऑफ नहीं होता, आउटसाइड लाइबिलिटी का पे ऑफ होता है। ओके, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर क्लोजिंग आउटसाइड लाइबिलिटी, अगर आउटसाइड लाइबिलिटी है तो आउटसाइड लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये देखिए, वेरियस लाइबिलिटीज बाय नेम टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। जैसे कि क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, पीएफ लोन है, वाइफ लोन है, इफ हर हस्बैंड इज अ पार्टनर एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन यहां नहीं आएगा, उसका अलग से अकाउंट बनता है, उसको छोड़कर जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी सब यहां आ जाएगी। नाउ फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अगर मेरे को कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये कैसे हो सकता है भैया, इतना बड़ा बिजनेस था, हमारे अकाउंटेंट्स को ये कैसे नहीं पता चला। देखिए, वैसे तो नहीं होना चाहिए भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने साल से आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो और आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी है। लेकिन होता है कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें ध्यान नहीं रहता और कहीं पड़ा रहता है। अब जब मैं फर्म को पूरा बंद कर रहा हूं तो सारे एसेट निकाल रहा हूं, तो भैया कहीं से कुछ कमाल की चीज निकल गई, जो पुराना एसेट था जिसको बेच के मैं पैसे कमा सकता था। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि मान लीजिए कोई डेप्रिसिएशन लगा के हमने किसी की बैलेंस जीरो कर दी, लेकिन अब वो कबाड़ में बिक सकता है। हमने सोचा कि तो जीरो हो गया, हटाओ एसएलएम मेथड से, तो हमारी बुक्स में तो वो जीरो हो गया, लेकिन एक्चुअली उसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होगी। तो अब मैं जब मार्केट में बेचने जाऊंगा तो वो एसेट बेच पाऊंगा, है ना। कुछ भले ही कबाड़ के रेट से मिले, कुछ तो मिलेगा ही। तो ऐसे केसेस में अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी आ जाते हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देयर मे बी अनरिकॉर्डेड एसेट्स इन द फर्म, जैसे प्लांट रिटर्न ऑफ कंप्लीटली बट डू एग्जिस्ट फिजिकली। सिमिलरली अ न्यू फर्म में आल्सो हैव अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। दीज अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नेवर रिकॉर्डेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं किए गए। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये भाई कई बच्चों का सवाल आता है कि भैया फिर अनरिकॉर्डेड एसेट पहले यहां लिखो फिर यहां लिखो, तो यहां नहीं आएंगे सर, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में था ही नहीं, तो यहां तो पुरानी बैलेंस शीट से फिगर आ रहा है। तो ये आपके लिए एक तरीके का फायदा है। तो अगर आप देखोगे तो ये साइड ज्यादा होगी तो आपको फायदा हुआ ना। अचानक से मुझे पता चला कि मेरे घर में खजाना था, तो मैं तो बल्ले बल्ले करूंगा, डांस करूंगा, है कि नहीं। तो ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है जी। तो इसलिए इसको अलग से दोबारा नहीं लिखना पड़ता, यहां पे अपन कैश से लिखते हैं। एज दे डू नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, however the payment of realized from unrecorded asset and payment of unrecorded liabilities are recorded in the realization account। तो इसकी सिर्फ पेमेंट अगर रियलाइज हुआ है तो रिसीव के वक्त, और अगर अपन ने पे ऑफ किया है, जैसे लायबिलिटी का केस है, तो हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, तो कैश बैंक बैलेंस माइनस करते वक्त अपने को यहां दिखाना है। ओके, एक एक आइटम समझ गए अपन। चलिए अब आगे चलते हैं, और एक माथा पच्ची वाला दिमाग, यहां से कई एमसीक्यूज में भी ये सवाल है, तो सीयूटी में के हिसाब से भी ये पेज काफी हैवी पड़ जाता है, हैवी इन द सेंस इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है जी, क्योंकि यहां से रिलेटेड सवाल बनते हैं। तो आइए इस पेज को भी समझते हैं। तो क्या है भैया इस पेज के अंदर, तो देखिए मोड ऑफ रियलाइजेशन। सबसे पहली बात तो आप सबसे पहले क्या करोगे भैया, एसेट्स लोगे उसको बेच दोगे, तो एसेट्स डाउन, कैश या बैंक अंदर, तो कैश बैंक टू एसेट। तो देखिए कैश बैंक टू रियलाइजेशन, यहां पे अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए यहां रियलाइजेशन अकाउंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। देन एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर के द्वारा लिया जाए, तो मान लीजिए पार्टनर को 1 लाख रुपए देने थे, आपने कहा भाई तू ये एसेट पकड़ ले, तो आपके पास से एसेट गया और पार्टनर कैपिटल भी डाउन हो गई, तो पार्टनर कैपिटल डाउन तो डेबिट, और एसेट डाउन तो क्रेडिट, लेकिन यहां एसेट की जगह रियलाइजेशन वर्ड आएगा। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी वैल्यू एग्रीड हुई है। ठीक है, यहां तक तो सब ठीक है। ठीक है भैया, अगर मेरे को पैसा कैश में मिला तो मेरे पास कैश आया, रियलाइजेशन कर दिया, अगर पार्टनर को दिया तो पार्टनर को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, ये तो ठीक है। लेकिन भैया अगर मान लीजिए एक एसेट था मेरे पास, मैंने उसको क्रेडिटर को दे दिया, तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करें? क्रेडिटर को दिया, पार्टनर को नहीं दिया, तो फिर क्या करें? तो जाहिर सी बात है, इनको सेट ऑफ करना पड़ेगा। एक लायबिलिटी थी, आपको 10,000 रुपए की चुकानी थी, आपने एक एसेट पकड़ के उसको दे दिया, तो लायबिलिटी भी खत्म, एसेट भी खत्म। लेकिन अब केस बनता है कि भैया लायबिलिटी 12,000 की थी, एसेट आपने 10,000 की दी, या फिर मान लीजिए लायबिलिटी 10,000 की थी, एसेट आपने 15,000 की दी, तो क्या होगा? क्योंकि जब इक्वल होगा तो ठीक है, कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कम ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो तीनों केसेस हैं यहां पर, देखिएगा। Sometimes a creditor may accept payment partly in cash or partly in payment of taking over an asset. ठीक है, तो एसेट्स को टेक ओवर कर सकते हैं। इन सच अ केस देयर मे बी टू सिचुएशन, तो ऐसे केस में दो सिचुएशन होगी। अच्छा, उससे पहले सी वाला देख लीजिए। अगर मान लीजिए एसेट्स गिवन अवे टू क्रेडिटर टू डिस्चार्ज क्रेडिटर, अगर आपने 10,000 वाले क्रेडिटर को 10,000 की एसेट्स दे दी, या 9,800 में दी, लेकिन फुल्ली सेटल्ड करके दे दी। ठीक है, फुल्ली सेटल्ड करके दे दी, तो भैया अगर सेटलमेंट हो गया है पूरा, ठीक है, तो भैया ऐसे केस में नो एंट्री। और इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं, इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं जब इजी पेपर होता है। क्या? कि भैया अगर आपने किसी को एसेट्स दे दिया, किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपने उसको एसेट दे दिया, तो देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि लायबिलिटी भी डाउन और ये भी डाउन। भैया मजाक कर रहे हो क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एक प्रकार की लायबिलिटी है। जब मैं पार्टनर को दे रहा हूं तब तो मैं एंट्री कर रहा हूं, पर जब मैं किसी थर्ड पार्टी को दे रहा हूं तो मैं एंट्री नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी को आपको पैसे चुकाने थे, वो बात खत्म हो गई। पर यहां पर आपको इसलिए लिखना है क्योंकि इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तब पता चलेगा ना पार्टनर्स को कितने चुकाने हैं। समझ रहे हो? ये भी एक इशू। ठीक है जी, तो समझ गए। यहां पर अगर आप किसी क्रेडिटर को दे रहे हो, फुल अमाउंट सेटलमेंट हो रहा है, फुल सेटलमेंट हो रहा है, तो नो एंट्री। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि भैया क्रेडिटर का अमाउंट कम है, एसेट ज्यादा मिल गया, या फिर क्रेडिटर का अमाउंट ज्यादा है, एसेट कम मिला। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो खुद से लॉजिक लगा लो। भैया कोई 20,000 का क्रेडिटर था, मैंने कहा भाई मेरे पास 10,000 का एसेट पड़ा हुआ है, इसको ले लो यार। तो उसने कहा चलो ठीक है एसेट दे दो, पर मेरे बाकी 10,000 का क्या? क्रेडिटर तो बोलेगा ना यार कि भाई 20 रुपए की उधारी है, 10 का तूने एसेट दिया, ओके थैंक यू, पर बाकी 10 का क्या? तो अपन बोलेंगे अरे यार ये एसेट में एडजस्ट कर लो यार, प्लीज यार, ज्यादा पैसा नहीं है। मान गया तो नो एंट्री। लेकिन अगर वो नहीं माना तो भाई पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो कैश या बैंक। अब इसी का रिवर्स कर दीजिए कि भैया क्रेडिटर था 10,000 का, मैं उसे एसेट दे रहा हूं 15,000 का, तो क्रेडिटर कहेगा यार छोड़ो क्या ट्रांजेक्शन करना, इसी में सेटलमेंट कर लो यार, वैसे भी तुम्हारी कंपनी डूब रही है, मैं एडजस्ट हो रहा हूं, यही बड़ी बात है। अगर एडजस्टमेंट मान गए तो नो एंट्री। लेकिन अगर भैया क्रेडिटर 10 का है, मैं उसे 15 का एसेट दे रहा हूं, मैं कहा देख क्रेडिटर भाई 15 का एसेट है, टुकड़ों में हम इसको ले नहीं सकते, इसलिए हम तेरे को पूरा दे रहे हैं, बाकी जो बचा पैसा है तू फिर हमें दे, तो क्रेडिटर हमें चुकाएगा। बस यही कंडीशन है। देखिए बहुत सिंपल है। व्हेन क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट हुज वैल्यू इज लेस देन द अमाउंट ड्यू, तो अगर भैया कम है तो बाकी पैसा दे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, यानी हमें बाकी पैसे उसे देने पड़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बाकी पैसे हमें उसे देने पड़ेंगे। सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन अगर भैया ज्यादा हो जाए तो क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट हुज वैल्यू इज मोर देन द अमाउंट ड्यू, तो भैया हम उससे लेंगे, तो कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन। यहां पर सारा एसेट लायबिलिटी की जगह पे क्या वर्ड यूज आ रहा है? रियलाइजेशन आ रहा है, वरना हम यहाँ पे क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे भी क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं। समझ गए जी? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी की जगह पे क्या वर्ड यूज करना है? क्या वर्ड यूज करना है? रिलेशन वर्ड यूज करना। वो भी कौन से एसेट्स और कौन से लायबिलिटी? जो कि रिलेशन में आते हो, ऐसा नहीं कि सारे के सामने। ओके, तो ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है। आई एम होपिंग कि अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर सेटलमेंट हो गया पूरा का पूरा तो नो एंट्री, अगर क्रेडिटर ज्यादा है और जो एसेट है वो कम है तो बाकी पैसा कैश में पे करो, और अगर मान लीजिए रिवर्स केस है कि क्रेडिटर कम है एसेट ज्यादा है तो उनसे बाकी पैसा कैश में लो। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बस बाकी बात खत्म। फिर अब तो ज्यादा चीजें नहीं है। फोर्थ ट्रीटमेंट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो भैया पेमेंट करोगे या पार्टनर ले जाएगा, पेमेंट करोगे तो कैश, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर का नाम। तो देखिए ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो देखिए रिलेशन टू कैश, रिलेशन टू पार्टनर्स, तो देखिए रिलेशन टू कैश या बैंक, जब मैं पेमेंट करूंगा कैश या बैंक में, फिर लायबिलिटी अगर टेक होगा तो रिलेशन टू पार्टनर, ये रहा। ठीक है जी, लेकिन अब आपको एक चीज याद रखनी है, ये नोट आपको याद रखना है। क्या? कि भैया हो सकता है कि हमारी पुरानी बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर बिल्स पेबल भी दिख रहा है, क्रेडिटर भी दिख रहा है, और भी कुछ अदर लायबिलिटी दिख रही है, वाइफ्स लोन भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो क्वेश्चन में, सुनना मेरी बात, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो क्वेश्चन में मुझे कहीं कुछ भी नहीं दिखा। क्वेश्चन में मुझे ये बताया ही नहीं कि बिल्स पेबल का क्या करें बाबू, बताया ही नहीं।
क्रेडिटर का क्या करें बाबू, बताया ही नहीं, पर मुझे बैलेंस शीट में तो दिख रहे हैं, तो अब क्या करें भैया, जिनका कुछ ना बताया हो कुछ मत करो। नहीं, यहां पे रूल याद रखेंगे, ये भी चेंज हुआ है हल्का सा एसेट में, इसलिए आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि भैया अगर लायबिलिटी का केस है और कोई लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर है, तो चाहे बोला हो चाहे ना बोला हो, अगर क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट में कुछ बोल दिया तो जो बोला वो बोला, अगर नहीं बोला तो आपको फुल रियलाइज मानना पड़ेगा, फुल पे ऑफ मानना पड़ेगा, फुल की पेमेंट की गई ये मानना पड़ेगा, जितने का क्रेडिट है उतना आपने पैसा चुकाया है। तो यही पॉइंट है, लायबिलिटी आर पेड ऑफ इन फुल इफ नथिंग स्टेटेड अबाउट देम। समझ रहे हो आप? ठीक है, ठीक है जी। फिर से देख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, पहले आप यहां पर लिखोगे पे ऑफ का मतलब यहां की बात हो रही है, यहां की है ना, और यह रियलाइजेशन का मतलब यहां की बात हो रही है। ठीक है जी, ये बात याद रखेंगे अपन। ओके, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, वरना तो आपको रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भैया। नाउ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट भी की, इसमें क्या होता है भैया, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑन द पेमेंट ऑफ फर्म बॉन्ड बाय फर्म, यानी फर्म को ही पैसे चुकाने थे, फर्म ही चुका रही है, तो रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। अगर फर्म के पैसे पार्टनर चुकाते थे तो ऑन पेमेंट बाय पार्टनर बॉन्ड बाय फर्म, यानी फर्म को नुकसान था, फर्म को खर्चा करना चाहिए था, पार्टनर ने कर दिया, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स। लेकिन भैया अगर ऑन पेमेंट बाय फर्म बॉन्ड बाय पार्टनर, यानी कि पेमेंट फर्म ने की है और बॉन्ड पार्टनर ने किया है, तो फिर भैया मतलब पार्टनर को पेमेंट करनी थी, फर्म ने किया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, क्योंकि मैंने पैसे चुका दिया, अब मैं क्या करूंगा, पार्टनर से लूंगा, मैंने पैसे चुकाया तो मैं पार्टनर से लूंगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा और मेरी जेब से भी पैसा जा रहा है, इसलिए कैश एंड बैंक क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांजैक्शन है। अगर कुछ भी ना कहा गया हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये नहीं बताया कि पार्टनर ने लिया कि नहीं लिया या क्या है, तो ऑलवेज एज्यूम दिस। ठीक है, तो डिफॉल्ट वाले में आप यही चूज करोगे। क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो चूज दिस ऑप्शन, क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो चूज दिस ऑप्शन, चूज दिस ऑप्शन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना होगा। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना होगा। ओके, ठीक है जी, चले चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, फिर भैया अपन ने एसेट्स को इधर लिख दिया, बुक वैल्यू को, लायबिलिटी को इधर लिख दिया, फिर एसेट्स को रियलाइज कराने के 3, लायबिलिटी को रियलाइज कराने का कैश एक्सपेंस भी ले लिया, तो जाहिर सी बात है फायदा और नुकसान, तो अगर फायदा हुआ तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर नुकसान होगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये देखिए व्हेन रियलाइजेशन शोज प्रॉफिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो सिचुएशन बनेगी, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हो गया रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। पर ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आएगा। ओके, और कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, मैं आपको रिप्लाई पक्का करूंगा। ठीक है, आप पूछिए तो सही, पूछो तो सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नोट, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि ये नया चेंज आया है, तो प्लीज इसको समझेंगे। क्या समझेंगे भैया? अगर भैया लायबिलिटी के केस में, मैंने आपको बता दिया, लायबिलिटी के केस में अगर बैलेंस शीट में कोई चीज है और उसकी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दी हुई है, तो जो दिया हुआ है वैसे ही करेंगे हम। लेकिन भैया कोई चीज बैलेंस शीट में और उसके बारे में एडजस्टमेंट में नहीं बताया क्या करना है, तो मैं क्या मानूंगा, मैं मानूंगा कि लायबिलिटी पूरा का पूरा पे ऑफ हुआ है, इसने हमें बताया नहीं है। लेकिन भैया क्या एसेट के केस में भी यही होगा? क्या एसेट के केस में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए? तो यही बात आपको समझनी है कि इन द केस ऑफ एसेट्स, अगर मैं एसेट की बात करूं तो ये नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। एसेट के केस में इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नॉट गिवन, लेकिन एसेट भी दो प्रकार के होते हैं सर, एसेट भी दो प्रकार के होते हैं। तो एसेट्स के अंदर अगर आपको नॉट गिवन है तो दो प्रकार के एसेट्स होंगे, टेंजिबल एसेट, पूरा ही लिख देता हूं शॉर्ट में, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये चेंज हो गया है इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, अब ये लोग चेंज हो चुके हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। टेंजिबल एसेट्स के केस में आप मानोगे बुक वैल्यू रियलाइज हो गई, क्या कि बुक वैल्यू रियलाइज हो गई, क्या कि बुक वैल्यू रियलाइज हो गई, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटेंजिबल का केस है और नथिंग इज गिवन, क्वेश्चन इज साइलेंट, देन इग्नोर दैट आइटम, यानी कि आप मानोगे कि वो हुआ ही नहीं, उससे कुछ भी रियलाइजेशन नहीं आया। प्लीज
नया है चेंज, मतलब अब तो काफी टाइम हो गया है लेकिन रिसेंटली हुआ है, तो प्लीज इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है जी, ठीक है जी। पहले ऐसा नहीं था, एसिड के केस में हम नहीं मानते थे, अब मतलब पिछले साल से यही है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या था, क्या था कि अगर भैया कोई एसेट गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, ठीक है, तो आप इसको इधर लिखोगे, ये तो ठीक है। अब उसको जब रियलाइज कराना है तो हर एसेट की इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में होनी चाहिए। अगर एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले तो छोड़ दो। लाइबिलिटी के केस में तो आपको लेना है ना, पे ऑफ करा है, ये माना जाएगा। एसेट के केस में जाने दो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एसेट के केस में आपको जानना पड़ेगा कि क्या वो टेंजिबल एसेट है या वो इंटेंजिबल एसेट है, कौन सा एसेट है वो। अगर टेंजिबल एसेट है तो भैया उसकी बुक वैल्यू पर ले लो, अगर वो टेंजिबल एसेट है तो भैया उसकी बुक वैल्यू को ले लो जो किताबों में लिखी हुई है, जो पुरानी बैलेंस शीट में। और अगर वो इंटेंजिबल एसेट है और उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो इग्नोर कर दो, इग्नोर। ओके, ये आपको याद रखना है। देन एक और नोट है, इन केस, ये इससे रिलेटेड था, है ना, ठीक है। इन केस रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न बाय अ पार्टनर, क्लियर इंडिकेशन शुड बी गिवन रिगार्डिंग द पेमेंट देयरऑफ। नाउ अगर पार्टनर के द्वारा बॉन्ड किया जा रहा है तो उसमें आपको बताया होगा कि भैया कैसे पेमेंट हुई है, ठीक है जी। वरना आप हमेशा रियलाइजेशन को कैश में ही ट्रीट करोगे इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं और पार्टनर्स लोन अकाउंट पे पहुंचते हैं। तो अपन ने रियलाइजेशन कर लिया था, एक तरीके से ये सेकंड है, क्या है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब पार्टनर का लोन है, ठीक है, तो क्या होगा भैया, पे करोगे आप। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन बिसाइड्स हिज कैपिटल टू द फर्म, लोन विल बी क्रेडिट बैलेंस। यानी कि अगर मैं लोन अकाउंट बनाऊं तो भैया जी ये अपने पास पार्टनर्स लोन अकाउंट है, ठीक है, ये आपके पास पार्टनर का लोन अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। अब बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। लायबिलिटी का बैलेंस इस साइड होता है ना, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये देखो भैया, ये देखो भैया, ये देखो भैया, यहां लिख देंगे। अब इसका आपको पेमेंट करना है तो टू कैश ऑब्लिक कैश में या तो बैंक में आप पेमेंट करोगे। टर्म डे, बस बात खत्म। तो यानी कि ये आपके कैश में जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे भी आप समझ लीजिए लोन लायबिलिटी है, आप इसको चुकाओगे तो लायबिलिटी डाउन, कैश आपके पास से गया या तो बैंक आपके पास से गया तो वो भी डाउन, लायबिलिटी डाउन तो डेबिट, और अगर एसेट डाउन तो क्रेडिट। तो देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, वेरी सिंपल, ठीक है, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। ओके जी, ठीक है। नोट समझना, ये पार्टनर्स का लोन है, वाइफ का लोन आपका लायबिलिटी माना जाता है और वहां पर आता है आउटसाइड लायबिलिटी मानकर। ओके, नाउ द लोन टेकन फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ अ पार्टनर इंक्लूडिंग हिज वाइफ इज अ पार्ट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है, ये किसका पार्ट है, आउटसाइड लायबिलिटी का पार्ट है, एंड will be paid through the realization account itself. However, partners loan has a priority over repayment of partners capital. ये तो अपन ने सेक्शन 48 में पढ़ा है। जो जो चीजें पढ़ा रहा हूं, जिस पे बता रहा हूं, प्लीज उसको ध्यान रखेंगे। सेक्शन 48 में पहले थर्ड पार्टी है, फिर पार्टनर लोन है, फिर पार्टनर कैपिटल है, फिर भी कुछ पैसा बचता है तो वो पीएसआर में बांटेंगे, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना, एमसीक्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 1-2 नंबर में बन सकता है, ठीक है। नोट क्या है भैया कि अगर पार्टनर का लोन है तो उसको हमें अलग से बनाना, अलग से पेमेंट करना है। अगर वाइफ का लोन है तो पहले तो रिलेशन अकाउंट में इस साइड आउटसाइड लायबिलिटी और फिर उसका पे ऑफ भी होगा, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बस ये भी खत्म। अब अगला पॉइंट थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भैया इसमें आपको क्या करना है, तो जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं, पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर का रिजर्व्स, रियलाइजेशन का प्रॉफिट, ये सब पार्टनर का इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पार्टनर कोई लायबिलिटी ले गया तो वो भी इधर आ जाएगा। अगर पार्टनर कोई एसेट ले गया तो इधर, डेबिट बैलेंस है तो इधर, ओल्ड गुडविल, अब याद मत रखना, भूल जाओ गुडविल फुडविल को, अब वो सब एसेट में ही आता है ना। तो फिर जाहिर सी बात है इस साइड की टोटलिंग करेंगे, इस साइड की टोटलिंग करेंगे, कुछ पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो जो पैसा बच गया हम मानेंगे कि हमने उसको कैश एंड बैंक में पे किया है, ठीक है। अगर किसी का डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है तो इसका मतलब हम उससे उतना पैसा मंगाएंगे, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। The balance of partners capital and current accounts are recorded in these books if a partner has taken over assets of the firm. It will be recorded on the debit side of his account. ठीक है, डेबिट साइड पे होगा जब भी वो कुछ लेकर जाएगा। सिमिलर इफ लायबिलिटी ऑफ अ फर्म इज टेकन ओवर, मैंने अभी बताया आपको, एसेट होगा तो इधर, लायबिलिटी होगी तो इधर, रिजर्व्स होंगे तो इधर, ओपनिंग बैलेंस इधर, ठीक है। फिर आप टोटलिंग वोटलिंग करोगे, जिस साइड भी अगर इस साइड पे बैलेंस बचता है तो कैश एंड बैंक हम उसको देंगे, अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आता है तो वो लेकर आएगा, ठीक है, बस खत्म बात। तो देखिए एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, ये तो अपन शुरू से करते आ रहे हैं भैया, इसको तो छोड़ दो, ये तो हमें
नींद में भी आने लग गया। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय से कर रहे हैं, है ना। तो देखिए सब बटेगा, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल, वर्कमैन कंपेंशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, तो जो भी रिजर्व हैं सब बटेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट में, जैसा क्वेश्चन बनेगा। पर किस रेशियो में भैया? तो यहाँ वो कोई रेशियो ही नहीं है, यहाँ रेशियो चेंज थोड़ी हो रहा है, जो रेशियो गिवन है उसी में ही, और अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल, है ना, बस खत्म बात। इन केस ऑफ भैया डेबिट बैलेंस तो उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल या टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर आपका आता है फाइनल सेटलमेंट, यानी कि अभी तक जब हमने क्वेश्चन किया तो जो बैलेंस आ रहा था वो या तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, या तो भैया अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो लोन में जा रहा था, अगर कोई पार्टनर डेथ हो रहा है तो एग्जीक्यूटर में जा रहा था, और बाकी सबका बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड होता। यहाँ पे ना एग्जीक्यूटर बनेगा ना लोन में जाएगा, ये पूरा का पूरा पे ऑफ होगा अगर इस साइड पे बैलेंस है, और अगर इस साइड पे बैलेंस है तो उसको लाना पड़ेगा, बस यही है। इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज शोन डेबिट बैलेंस ही विल ब्रिंग इट इन द कैश, तो वो लेकर आएगा, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लेकर जाएगा। तो इफ पार्टनर हैज अ क्रेडिट बैलेंस, इस साइड का जो बैलेंस होता है उसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं ना, जब बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड इस साइड आता है तो भैया वो लेकर जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ठीक है। तो थर्ड अकाउंट भी हमारा कंप्लीट। अब आता है फोर्थ अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि रिलाइजेशन में कुछ कैश में रियलाइज करोगे, कुछ बैंक में रियलाइज करोगे, लाइबिलिटी का भी आप पे ऑफ करोगे, ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कुछ कैश में रियलाइज कराओगे कुछ ना कुछ चीजें, या तो पार्टनर्स को तो पैसे चुकाओगे ना कम से कम, या तो उसको चुकाओगे या तो उससे मंगाओगे, तो कुछ ना कुछ कैश बैंक आएगा, ठीक है। फिर पार्टनर्स लोन भी अगर है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कैश बैंक आएगा, है ना। हम मोस्टली उस टाइम पे कैश बैंक चुका रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कैश एंड बैंक अकाउंट आपका बनाया जाएगा, ठीक है। और जब ये कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया जाएगा और ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट से, तो उसी को आपको लास्ट अकाउंट बनाना है, बैंक और कैश अकाउंट, और ये बराबर आ गया तो बल्ले 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 बल्ले, क्यों 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 क्यों, क्योंकि इस पर सिर्फ कॉमियंस का हक है। बैलेंस शीट के इक्वल आना और डिसोल्यूशन में बैंक और कैश अकाउंट के इक्वल आने की खुशी पर सिर्फ हमारा हक है, और ना आने की खुशी में बाल नोचे जाने का भी अधिकार हमारे पास ही है, ठीक है जी। चलिए, तो बैंक और कैश अकाउंट में क्या होगा भैया, एक नॉर्मल टी शेप में बता दे रहा हूं मैं आपको। तो भैया ये बैंक हो या कैश हो, है ना, बैंक होगा तो कैश एट बैंक या कैश इन हैंड, अगर कैश होगा तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। सबसे पहले तो भैया टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। अब अगर आपको याद हो तो अपन अगर रियलाइजेशन अकाउंट है तो यहां बाय कैश टू रियलाइजेशन, तो ये देखिए टू रियलाइजेशन, अगर एसेट्स रियलाइज होंगे तो, ठीक है। फिर अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हो तो यहां पे कैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो भी यहीं पर ही आएगा। अब इसका उल्टा इस साइड पर बाय क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन, जब लायबिलिटी पे ऑफ होगी, ठीक है, या फिर जब बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब आप उसे पे ऑफ करोगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि आप उसे पे ऑफ करोगे। अच्छा भैया अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होगा तो यहां पर आ जाएगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर फर्म एडवांस लोन, ठीक है, फर्म ने एडवांस किया है लोन, और अगर पार्टनर एडवांस लोन टू फर्म, है ना, किसी और को नहीं, टू फर्म को, है ना, पार्टनर एडवांस लोन टू फर्म, तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके आएगा। यहां पर अब आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, यहां पर आपका ये दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, ये दोनों बैलेंसेस जो है वो इक्वल आने चाहिए, ये दोनों बैलेंसेस जो है वो इक्वल आने चाहिए, और अगर इक्वल आ गए तो झूम मुस्कुराओ, गाते गाते आगे बढ़ जाओ, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट का काम था, खत्म थ्योरी, ठीक है जी। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट को समझ लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट का पॉइंट। यानी कि भैया कई बार ऐसा सवाल आता है, एक मेमोरेंडम का भी केस है तो उसको अपन ना थोड़ी देर में देखेंगे, ओके। मेमोरेंडम के केस को अपन क्या करेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है जी ना। चलिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है भैया, तो देखिए आपकी ये बैलेंस शीट बनी हुई है, यहां पे कैश एट बैंक है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, तब तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए लायबिलिटी हो गया। लेकिन अगर यहां कैश एट बैंक ही नहीं है तो, अगर कैश एट बैंक ही नहीं है तो एक ही बैंक अकाउंट है और वो ओवरड्राफ्ट है तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये अकाउंट बनाओगे तो हो सकता है यहां पर भी बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड आ सकता है,
ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 2 अकाउंट्स है बैंक ओवरड्राफ्ट के, 2 से ज्यादा है, तो जो पॉजिटिव बैलेंस है वो तो आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। जो आपका नेगेटिव बैलेंस है वो आपका लायबिलिटी है, उसको पे ऑफ करेंगे, वो सब होगा। लेकिन अगर एक ही अकाउंट है और वो लायबिलिटी में है, तो फिर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड इधर भी हो सकता है और इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। ये बैंक ओवरड्राफ्ट का एक ट्रीटमेंट है। तो देखिएगा, if bank overdraft is given along with cash account या बैंक अकाउंट, it would be preferred to consider it as an outside liability, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, आपके पास कैश और बैंक बैलेंस भी है, तो इसको आप आउटसाइड लायबिलिटी मान लोगे। Therefore it is transferred to the credit side of रिलेशन अकाउंट और फिर उसका पे ऑफ भी करोगे। Now on the other hand, if bank overdraft balance is given without having कैश या बैंक अकाउंट, ये है ही नहीं, तो इट वुड बी बेटर टू ओपन बैंक अकाउंट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस वुड बी शोन इन एज क्रेडिट बैलेंस। तो आप इसको क्रेडिट बैलेंस की तरह दिखाओगे। दस बैंक ओवरड्राफ्ट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एज सून एज एसेट्स आर रियलाइज्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी सेटल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। समझिए आप, बस इतनी सी बात है कि अगर आपके पास 2-3 अकाउंट्स हैं, कैश भी है, बैंक बैलेंस भी है और ओवरड्राफ्ट है, तो ये आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है, रिलेशन में पहले इधर और फिर पे ऑफ करेंगे। लेकिन अगर इस साइड आपका कैश बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो यही आपके पास बैंक अकाउंट है, आप मानोगे कि ओवरड्राफ्ट है, तो आप बैंक अकाउंट में आओगे, ठीक है। इसको रिलेशन में नहीं लिखोगे, बैंक अकाउंट में आओगे और यहां आपका ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा। ओके, ठीक है कॉमियंस, चलो आगे चलिए। तो भैया थ्योरी कंप्लीट है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंशन फंड, या इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कह सकते हो आप अगर चाहो तो यहां पर एक छोटा सा पेज है, छोटा सा पेज है। WCF के रिकॉर्डिंग करते वक्त, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, उसमें हम क्या करते थे, अगर क्लेम नहीं आया तो ये पूरा का पूरा हिस्सा पार्टनर का है, पार्टनर में बांट देते थे। अगर क्लेम आ गया, अगर क्लेम आ गया तो क्या करें। तो देखिए यहां पर यही पॉइंट है कि अगर क्लेम आ गया तो एक प्यारा सा एग्जांपल है, इसको आपको समझना है। क्या, वर्कमैन कंपेंशन फंड अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट ₹25,000, ठीक है। वर्कमैन कंपेंशन फंड कितना है, 25,000 रुपए। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स फाउंड अ क्लेम ऑफ ₹5,000। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के वक्त पार्टनर्स को 5,000 का क्लेम दिखा, ठीक है, 5,000 का क्या दिखा, क्लेम दिखा। हमने कहा ओके। तो अब क्लेम को आपको क्या करना है, समझना बात को, यानी क्लेम मतलब लायबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले वर्कमैन कंपेंशन फंड टू रियलाइजेशन, जितने का भी क्लेम हुआ, जितने का भी क्लेम हुआ, फिर क्लेम को आपको पे ऑफ भी करना पड़ेगा। तो देखिए रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, और फिर जो पैसा बच गया वो आपका वर्कमैन कंपेंशन फंड यानी डेबिट हो जाएगा और 20,000 रुपए बच जाएगा। सेम वही है कि क्लेम आया तो अपन क्या करते थे, क्या करते थे, रिजर्व से माइनस कर देते थे, ठीक है, और बाकी जो पैसा बचता था वो पार्टनर को बांट देते थे और क्लेम को अपन बैलेंस शीट में दिखाया करते थे, है ना, याद है ना, एडमिशन रिटायरमेंट इन सब में यही करते थे, क्लेम आने पर ऐसा ही होता था, ठीक है। नाउ नाउ अब क्या करना है, क्लेम आने पर जो भी आपका बैलेंस है वो यहां पर आ जाएगा और जो आपने पे ऑफ किया वो यहां पर आ जाएगा और बाकी यहां पर चला जाएगा, ठीक है जी। अगर भैया क्लेम ज्यादा का हो जाए तो, बराबर का हो जाए तो भैया जाहिर सी बात है कुछ नहीं बटेगा, यहां पर भी यहां पर भी। अगर क्लेम भैया ज्यादा का हो जाए तो भैया रिजर्व पे तो उतना ही आएगा जितने का रिजर्व है, पे ऑफ आप ज्यादा का करोगे, ठीक है, तो आपकी लॉस की कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। और पार्टनर के केस में कुछ नहीं आएगा। मैंने तीनों केस आपको समझा दिए, ठीक है जी, डन है जी, बढ़े आगे, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास डिस्टिंक्शन बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। तो इनके बीच में डिफरेंस को समझते हैं और फिर फटफट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट तो यही है कि भैया यहाँ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होता है, यहाँ पे सब पे ऑफ हो रहा होता है, तो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स होता है और पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी हो रहा होता है। पहला डिफरेंस तो यही आ गया। दूसरा डिफरेंस भैया टाइमिंग, ये भैया एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के वक्त होता है, ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वक्त होता है। यहां पे आप कह सकते हो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के वक्त होता है, ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वक्त होता है। ओके ठीक है भैया जी। फिर कंटेंट, तो अगर आप इसमें देखोगे तो सिर्फ ओनली चेंज वैल्यू लिया जाता है, जितने का चेंज हुआ। यहां पर भैया पूरी एसेट्स ली जाती है, ऑल एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड हियर। फिर उसको पे ऑफ और रिलेशन भी कराया जाता है। फिर रिजल्ट, भैया इसके केस में फर्म्स कंटिन्यू, ठीक है, यहां पे फर्म कंटिन्यू रहती है, इसका रिजल्ट क्या है, फर्म क्लोज डाउन हो जाती है। फर्म कम्स टू एन एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रिलेशन अकाउंट, यानी कि अब फर्म बंद हो गई भैया, अब हमको तंग मत करना, ठीक है। छोटा छोटा डिफरेंस कभी कभी आता है। उम्मीद है कि यहां तक का वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो प्लीज
एक बार फिर से इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके 10 मिनट लगा के जितने भी अपन ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, थ्योरी ये जो है इनको आप बाद में पढ़ लेना, लेकिन बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है, रिलाइजेशन अकाउंट में कैसे क्या होना है, एसेट्स का कैसे पे ऑफ होना है, एसेट रिलाइज कैसे होनी है, लायबिलिटी का पे ऑफ कैसे होना है, बैंक का सेटलमेंट, ये लोन का सेटलमेंट, ये सब आप अच्छे से पढ़ ले। अब अपन क्वेश्चन की ओर जाएंगे, है ना, तभी मजा आएगा। अरे 2 और रह गए, 1 मिनट, चलो ये भी कर ही लेते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम प्रिपेयर्ड, तो भैया ये कब प्रिपेयर किया जाता है? तो देखिए सबसे पहली बात, दीज अकाउंट इज प्रिपेयर्ड सर्वल टाइम्स इन लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो बहुत बार बनाया जाता है। जब चेंज इन प्रॉफिट तब भी। भैया ये कब बनाया जाएगा? ओनली वंस, जब फर्म खत्म हो रही होगी, ओनली वंस, ठीक है। अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म बनेगी, बस खत्म बात। फिर क्लोजर ऑफ बुक्स, तो यहां पर भैया बुक्स क्लोज नहीं होते, कंटिन्यू रहते हैं, है ना। पार्टनरशिप की चीजें चेंज होती हैं, बुक्स तो कंटिन्यू रहते हैं। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। फिर टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, तो भैया यहाँ पर फर्म तो कंटिन्यू, अब देखो ये तो बिना मतलब के पॉइंट है ना, एक एक दो दो पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाने के, ठीक है। द बिजनेस ऑफ फर्म इज क्लोज डाउन, यहाँ पे भैया क्लोज डाउन हो जाता है और यहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है। फर्म कंटिन्यू टू फंक्शन। तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए। ओके जी, तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी थ्योरी के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर सबसे पहला, ए बी सी आर पार्टनर्स, भैया ये हमारे पास क्या है? पार्टनर्स है, ठीक है भैया। नाउ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, हमें एक रेशियो भी मिल गया, हमने कहा ओके थैंक यू। फिर बैलेंस शीट में हमें 31 मार्च 2022 दी हुई है, उसके हिसाब से हमें कुछ चीजें दी हुई हैं। तो देखो पहले तो क्रॉस लगा दो भैया, क्रेडिटर भैया पहले तो रिलेशन में इधर और फिर पे ऑफ होंगे, ठीक है। फिर गुडविल, लैंड, मोटर, डेटर, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी भैया? ये सारी पहले तो रिलाइजेशन में इधर और फिर पे ऑफ होने के लिए तैयार है। इसमें से गुडविल के बारे में बोला होगा तो पे रियलाइज्ड होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, इसका छोड़ना है हमें। कैश हमारा कैश अकाउंट में जाएगा, ठीक है, तो ये तो अलग से आएगा। अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द डेट, फर्म डिसॉल्व हो गई। एसेट रियलाइज्ड गुडविल 20,000, एसेट जो रियलाइज हुए उसमें गुडविल 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, मोटर कार 28,000 एंड डेटर 50% ऑफ द बुक वैल्यू, 50% ऑफ बुक वैल्यू डेटर रियलाइज हो गए। रियलाइजेशन एक्सपेंस हमें 2,000 रुपए दिया है, तो मुझे पता है रियलाइजेशन एक्सपेंस इस साइड आता है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी टोटलिंग कर लेनी है। अब देखो लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये 100% पेड ऑफ हुआ होगा, 50 का 50, है ना, 100% पेड ऑफ हुआ होगा, 50 का 50। चलिए तो अब अपन शुरू कर देते हैं। इसमें कितना है? 20,000, जो इसकी एसेट्स की वैल्यू है वो देख लेते हैं। तो 20,000 प्लस लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, फिर प्लांट एंड मशीनरी 50,000, फिर मोटर कार 28,000, डेटर 50%, तो डेटर कहाँ है भैया? 48, तो ये हो गया 24,000, 50 है ना, ये रहा डेटर, इसका 50%। तो 3 0, 1 2 3, 8 और 4, तो 12 का 2 कैरी 1, 2 5 7 9 11, तो 12 का 2 कैरी 1, तो 2, ठीक है। तो ये हमने एसेट रियलाइज करा दिया। ओके जी, 2 2 2 2 2, ठीक है जी। तो ये एसेट रियलाइज हो गया। लायबिलिटी जो पे ऑफ होगी वो 50,000 की होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया? इमेजिन करो, इमेजिनेशन हैज ट्रिमेंडस पावर। तो इमेजिन करेंगे अपन, यूं उड़े चिड़िया बने और सोचे। सबसे पहले भैया इधर सारे एसेट्स लिख दूंगा, इन सब की टोटलिंग कितनी होगी? तो 2,70,000 में से 2,000 माइनस कर दो कैश का हटा के, बाकी सब तो 268। तो भैया सबसे पहले तो इधर 268 का, फिर इधर भैया क्रेडिटर आ जाएगा, फिर भैया ये इधर 2222 आएगा जो आपने एसेट रियलाइज कराया, और इधर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो 50,000 का 50,000 रियलाइज होगा। फिर एक रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो इधर 2,000 का और आएगा, फिर भैया फायदा नुकसान निकाला जाएगा। तो लीजिए, इमेजिन किया आपने? किया इमेजिन? मजा आ जाता है। इमेजिनेशन हैज ट्रिमेंडस पावर। किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बार इमेजिन करके देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। ओके जी, चलिए तो अब इसका अपन रिलेशन अकाउंट देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा रिलेशन अकाउंट। ओके, इसमें क्या क्या चीजें थी अपन एक एक करके लिखते हैं। 30 80 56 54 48, 30 80, 30,000, 80,000, 56,000, फिर 30 80, 30 80 56 54 48, 54,000 और 48,000, ठीक है। सब कुछ सीक्वेंस है। गुडविल, लैंड, प्लांट, मोटर, डेटर, गुडविल, लैंड, प्लांट, मोटर, डेटर, ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे भैया? कैश का मुझे पता है कि 50,000 ही रियलाइज होगा,
एक्सपेंस का भी मुझे पता ही है कि 2000 रुपये रियलाइज होंगे, है ना। ये अपने को क्वेश्चन से मिले हुए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्रेडिटर हमारा सेम 50,000 पे ही था। फिर आपकी एसेट्स रियलाइज होगी तो गुडविल कितने की है, कहीं लिखा था ना मैंने, कहाँ लिखा था, 20, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 50, तो 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट 50,000, मोटर कार का नहीं पड़ता, डेटर 24,000, ठीक है, और मोटर कार कितना है 28,000, तो ये आ गया 28,000। अब अगर मैं इसकी टोटलिंग करूँ तो पहले ही कर चुका हूँ, 2,22,000, ठीक है, यहां तक अपन आ गए। अब देखिए कुछ नहीं करना, इस साइड की टोटलिंग करनी है, उसको माइनस करना है, जो बचा हुआ हमारा लॉस या यहां पर आ जाएगा, ठीक है जी, कहीं कोई लफड़ा नहीं, कहीं कोई फाफड़ा नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। तो अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। चलिए भैया, तो टोटलिंग में लॉस लिखा हुआ तो इसी साइड का टोटल है, वैसे तो आपको दिख भी रहा होगा, अगर आप देखो तो इन 4 से ही वो पूरा कवर हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये ज्यादा होगा। तो 1 2 3, 6 और 4 10 और 8 18 और 2 20, तो 0 कैरी 2, 3 और 8 11 और 10, तो 21, 30 और 2, तो 3,20,000, ठीक है। तो 3,20,000 हमारा क्या हो गया, इस साइड की टोटलिंग हो गई। अब इस साइड लिखोगे 3,20,000, तो ये जाएगा 3,20,000। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 72 माइनस करेंगे तो 48,000, ठीक है। 20 और 72 का 28 है, तो 48,000। 2 2 1 में बांटेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12, 12 दूनी 24,000, तो ये आ जाएगा अपने पास 24,000, ये हो जाएगा अपने पास 12,000, और ये भी अपने पास हो जाएगा 12,000, ठीक है। अब क्या करें भैया, अब जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सारा काम हो गया। इन्होंने बोला कि भैया क्लोज दी बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड जर्नल एंट्री को भी आपको पास करना है। तो भैया अब इसके बाद अपन जाएंगे कैपिटल में, तो 80 80 60, तो कैपिटल अकाउंट बनाने चलते हैं। तो भैया कैपिटल अकाउंट में आपका आ जाएगा 80,000, 80,000 और 60,000, ठीक है। अब क्योंकि आपको कोई और पार्टनर ने तो कोई एसेट वैसेट लिया नहीं, कुछ भी नहीं लिया, तो सीधा का सीधा आ जाएगा अपने पास रिलायंस का लॉस। देखिए रिलायंस का लॉस की एंट्री होगी ना, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी लॉस अभी समझाया था मैंने, है ना। तो भैया 24,000, 12,000 और 12,000, काम खत्म। अब क्या करोगे भैया, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो ये लीजिए इस साइड की टोटलिंग कर लेते हैं, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपल होता है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80,000, ये एज इट इज आ जाएगा 80,000, 80,000 और 60,000। अब इसमें से अपन इसको माइनस करते हैं, तो 80 में से 24 माइनस करेंगे तो 20 का 30 तो 50, 56,000 होगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 56,000, ठीक है, सिंपल है ना, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। तो ये हो गया 80,000, फिर 12 माइनस करेंगे तो 68,000, तो ये हो जाएगा 80,000, फिर 12,000 माइनस करेंगे 60 में से तो 48,000, तो ये हो जाएगा 60,000, ठीक है, वेरी सिंपल। अब ये जो चीज होती है ना, इसी को देखिए, इसी को देखिए, आप क्या कर रहे हो, पेमेंट करवा रहे हो। पेमेंट क्यों करवा रहे हो भैया, क्योंकि अब फर्म चलने वाला नहीं है, अब तो फर्म बंद, अब तो फर्म खत्म। तो जब खत्म हो गया फर्म, तो भैया आप कैश में ही तो पेमेंट करोगे, तो ये कैश में पेमेंट होगा। अब देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अगर मैं इधर बनाऊंगा तो टू कैश बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बस सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां लिख दो। ए का 56,000, बी का 68,000, सी का 48,000, ठीक है। फिर आपको याद होगा, देखिए रिलायंस अकाउंट में अपने पास ये था रिलायंस टू कैश, रिलायंस टू कैश, एक रिलायंस एक्सपेंस का और एक क्रेडिटर का। तो देखिए क्रेडिटर के 50,000 यहां पर और रिलायंस एक्सपेंस के 2,000 यहां पर, ठीक है। बस अब इसकी टोटलिंग कर देंगे। तो अगर मैं देखूं तो 80 80 80 80 160 220, 220 में से मैं 48 माइनस कर दूं, है ना, 220 में से 48 माइनस कर दूं तो 20 और ये तो 172, ठीक है। तो ये हो गया इनका टोटल हो गया 172, 172 और 2 180, तो ये 2,30,000 आ जाएगा। अब इस साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड देखेंगे तो ये तो 2222 है,
ठीक है। अब एसेट का बैलेंस कितना है? कैश का बैलेंस है 2000 रुपये। 1 मिनट, तो कुछ टोटलिंग रॉन्ग हो रही है क्या? 2000 रुपये और 2222 तो 224 आएगा। देखना पड़ेगा कुछ गड़बड़ है क्या। तो ये है 2000 रुपये, ठीक। तो 2,24,000 आना चाहिए। तो यानी कि या तो कुछ गड़बड़ है या तो मैंने ही कोई कैलकुलेशन में रॉन्ग किया है। तो भैया अगर मैं 80 और 80 160 220, तो 220 में 220 माइनस 48 करूं। अरे मेरी ही गलती रॉन्ग है। हाँ ठीक है, ये तो आ ही रहा है 172 सही तो था 172 प्लस 52 आ तो गया यार, ठीक है आ रहा है ना। मैंने टोटलिंग में रॉन्ग कर दिया था। तो ये आ गया 2,24,000। टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिंग, ठीक है, वेरी सिंपल। देखो हमेशा ध्यान रखना, एक और चीज आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि जब तक आप खुद से नहीं करोगे, मान लो आप शुरू से नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, आप पढ़ाकू बच्चे नहीं थे, आपने अब पढ़ना शुरू किया, पर क्या पढ़ने का मतलब ये हुआ कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व ना करूं? क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक तरीका दिखा रहे हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, एक तो ये वन शॉट है तो ऑफकोर्स फास्ट रहेगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप सुनो प्लीज, थोड़ी देर के लिए कॉपी में लिखो और उससे 2-4 क्वेश्चन लगाओ, आपको पक्का बनेंगे। नहीं तो आप कमेंट में डाउट पूछो #कमेंट्स के नाम से, ठीक है जी, ओके। चलिए, तो ये हो गया। अब इसकी हमें जर्नल एंट्री भी बोली गई थी, तो मैं जर्नल एंट्री आपको यूं ही दिखा देता हूं। देखिए यहां से अगर मैं शुरू करूं तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 2 टन 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 टन, यहां तक। एसेट्स का अलग से करेंगे, है ना, एसेट्स का अलग से और इनका अलग से होता है। तो पहले तो आप पुराने एसेट्स को लिखोगे, ठीक है, फिर क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, तो ये हो गया। फिर उसके बाद रिलेशन टू वो ठीक है, रिलेशन टू कैश जिसमें इसका पूरा टोटल आ जाएगा। फिर रिलेशन टू क्रेडिटर, रिलेशन टू रिलेशन एक्सपेंस में, तो रिलेशन टू कैश आप नरेशन में इसको लिख दोगे। फिर भैया रियलाइजेशन टू लॉस, तो रियलाइजेशन है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आइए इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टिन 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 2,68, कैसे? क्योंकि 2,70,000 टोटल है, 2,000 माइनस किया तो 2,68। तो भैया सबसे पहले तो बुक वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद क्रेडिटर को लिखा 50,000 का, ठीक है जी। फिर उसके बाद रियलाइजेशन कराने का 2,22,000। जनरल एंट्री बहुत सिंपल है, लेकिन आजकल जनरल एंट्री आती है तो आपको ध्यान रखनी है ना। फिर उसके बाद रियलाइजेशन टू कैश, क्रेडिटर के केस में रियलाइजेशन टू कैश, डिसोल्यूशन एक्सपेंस के केस में फिर ABC टू रियलाइजेशन। फिर उसके बाद आपने पार्टनर्स को बांटा है, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होगी, ये रिलेशन लॉस की एंट्री आप पहले ही कर चुके हैं, तो बचा क्या इसकी एंट्री, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, इनकी भी आप एंट्री कहीं ना कहीं पहले कर चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होगी, तो बस खत्म बात। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल और फिर ये फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स, ठीक है जी, खत्म बात। तो एंट्री भी हमने सीख ली, अकाउंट भी हमने बनाना सीख लिया, काफी सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। चलो भैया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें अपन को सिर्फ क्वेश्चन करना है, ठीक है। थोड़ा सा हैवी है तो ध्यान से देखेंगे, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है तो हमें इन सबको समझना है। ओके जी, चलिए तो देखिए ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, देयर बैलेंस शीट इज 31 दिसंबर 2022। तो भैया 31 दिसंबर 2022 की इनकी बैलेंस शीट हमको गिवन है। हमने कहा ठीक है भैया जी, आइए। तो भैया क्रेडिटर का अमाउंट गिवन है, मुझे पता है कि क्रेडिटर और सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये हमारे लिए आउटसाइड लायबिलिटी हो गई एक तरीके से। एज लोन, ए भैया पार्टनर है तो ये तो भैया इसका अलग से आएगा, ठीक है भैया। कैपिटल के बैलेंसेस हमें दे दिए, फिर कैश एट बैंक दे दिया तो कैश में जाएगा। डेटर हमारा आएगा, ये जो प्रोविजन है ये हमारा कहां चला जाएगा, रिलेशन अकाउंट में उस साइड चला जाएगा, ठीक है ना। ओके भैया, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, पेटेंट, लोन टू बी, ये भी हमारा अलग है, ये इन्वेस्टमेंट टू द पार्टनर है तो इसको अलग करेंगे। सीज कैपिटल ये भी अलग है क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है। बाकी सब हमारे कहां आ जाएंगे, रिलेशन में पहले इस साइड आएंगे। अब इनकी रियलाइज्ड वैल्यू को देख लेते हैं क्या क्या चीजें बोली गई हैं। तो आइए, एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, स्टॉक 28, इसका डायरेक्ट दे दिया। डेटर एट द रेट ऑफ 90%, डेटर एट द रेट ऑफ 90% का मतलब है कि भैया अपन 29 पे लगाएंगे, 29 का 90%, इसका 90%, प्रोविजन का नहीं, इसका 90% आपका रियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो 29,000 का 90% लगा देंगे, हमने कहा ठीक है भैया। फिर मशीनरी एट अबव 10% ऑफ बुक वैल्यू, तो मशीनरी का है भैया ये रही, ये रही, तो इसमें प्लस 10% यानी कि 55, ठीक है, तो वो आ जाएगा। ओके भैया जी, अब आ गया बी टू ओवर द इन्वेस्टमेंट, बी ने इन्वेस्टमेंट को लिया तो बी के नाम पर इन्वेस्टमेंट जाएगा 12,000 रुपए का, ठीक है भैया। एंड आई ऑल्सो एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जब मैं इधर पे ऑफ करूंगा
तो वहां पे भी बी। ध्यान रखिएगा, इमेजिन, इमेजिन कीजिए, टिडिंग टिडिंग टिंग, सबसे पहले क्या हो रहा है, सारे एसेट्स इधर, लायबिलिटी का इधर, सैलरी आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर, और जो एसेट्स रिलेटेड नहीं है वो यहां नहीं आएंगे, है ना। पार्टनर्स का है तो पार्टनर में, लोन का है तो लोन में अलग से, हो गया। फिर अब पे ऑफ होगा, तो भैया जी जब मैं स्टॉक को पे ऑफ करूंगा, मतलब रियलाइज कराऊंगा तो 28,000, डेटर को 90% यानी कि 29,000 इंटू 90% जो आएगा वो, और इसमें अपन 50,000 का 10% ज्यादा यानी कि 55,000 में, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी तो वहां कैपिटल अकाउंट, फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग को पे ऑफ करेंगे तो यहाँ कैपिटल अकाउंट, किसका, जिसका नाम दिया हुआ है, किसका नाम दिया हुआ है, बी का नाम दिया हुआ है। पेटेंट वॉज वैल्यूलेस एंड रियलाइज नथिंग, तो भैया पेटेंट का 0 हो गया, बात खत्म। नाउ अ बिल रिसीवेबल 3,000 was received from a customer, कस्टमर से रिसीव हुआ, which was discounted from bank, he become insolvent and 70 पैसा in a rupee were recovered from him। यानी कि भैया ये डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक था और भैया वो हो गया डिसऑनर, तो हमें 70 पैसा इन रुपी मिला, यानी कि 30,000 का 70% अपन निकाल देंगे। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये तो ठीक है, 2100 रिसीव हो जाएगा, बात खत्म। नाउ एक पॉइंट और आपको समझना है, अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पहले ना पढ़ा हुआ हो, क्योंकि 11th में पिछले साल नहीं था, और अगर पढ़ा हुआ होगा तो भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या होता है कि मान लीजिए मुझे कोई पैसा रिसीव होना था, है ना, तो मुझे बिल रिसीव होना था, बिल पे पैसा रिसीव होना था, मैंने क्या किया, वो बिल जाके बैंक में जमा करके डिस्काउंटेड करा लिया। सुनना मेरी बात, क्या मैंने वो बिल समय से पहले बैंक में जमा करा के डिस्काउंटेड करा लिया। तो भैया मुझे पैसे मिल गए आज, मैच्योरिटी पीरियड है 3 महीने बाद, तो मेरे को जिसने बिल साइन करके दिया था वो 3 महीने बाद पैसे देता। मैंने कहा कि यार 3 महीने बाद अब क्या चक्कर काटे, आज ही ले लेते हैं। तो मैं बैंक में गया, मैंने बिल जमा किया, बैंक थोड़ी सी फीस भी डिस्काउंटिंग कर लेती है, उसके बाद मुझे कुछ पैसे दे देती है, ठीक है। अब 3 महीने बाद बैंक पहुंची उस व्यक्ति के पास, व्यक्ति कह रहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं 70% ही दूंगा। तो क्या बैंक उसे 70 पैसा लेगी? नहीं लेगी ना, बैंक हमारा गला पकड़ेगी कि भाई आप आए थे मेरे को ये बिल जमा करने, मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे उनको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये वाली बात आई तो ये 3,000 रुपए आपको देखना पड़ेगा, ये काफी अच्छा है। अब पता नहीं बोर्ड में इस टाइप के अभी, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज है नहीं तो मालूम नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, पर एक अच्छा पॉइंट है तो ध्यान रखना। तो 3,000 रुपए मेरे लिए क्या हो गया, एक लाइबिलिटी भी हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे ये बैंक को पे करना है, ठीक है, मुझे ये बैंक को पे करना, तो मेरे लिए एक लाइबिलिटी हो गई। और जिस व्यक्ति ने, अगर बैंक मुझे बताएगा भाई तूने जिस बंदे का बिल दिया था वो पैसा नहीं दे रहा मेरे को, तू मुझे दे, तो मुझे तो देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर उस भाई, अब भाई तू पैसा क्यों नहीं दे रहा भाई, तो मैं उससे बात करूंगा, वो कह रहा भाई मैं तो गरीब हूं, फटे हाल हो गए भाई, मेरा बिजनेस डूब गया भाई, माफ कर दे। फिर थोड़ी बहुत मांडवली के बाद उन्होंने भैया मान लीजिए 70 पैसा इना रुपये दिया, तो 3,000 में 70 पैसा, यानी कि अगर आपको पता है, वैसे पता होना चाहिए, 3,000 रुपए में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो 70/100, तो यानी कि 2,100 रुपए तो मुझे मिले, लेकिन मेरे ऊपर 3,000 रुपए की लाइबिलिटी आ गई। तो एक लाइबिलिटी इधर पे ऑफ करने के लिए, और एक तरीके से अनरिकॉर्डेड थी क्योंकि मुझे नहीं पता था लाइबिलिटी आने वाली, तो एक इधर और कैश रियलाइज्ड इधर। ठीक है जी, बीआर से याद रखेंगे। फिर क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 90%, तो क्रेडिटर अगर 90% में सेटल्ड हो गए तो थे कितने के भैया, थे कितने के, थे भैया 30,000 के। 30,000 का 90% यानी कि 27,000 रुपए, है ना, 90% इतना ही होता है, 10% माइनस कर दो, 27,000, ठीक है भैया जी। फिर एज लोन वो सेटल्ड 23,000, ए का लोन सेटल हो गया 23,000 में। अब ए का लोन था कितना, लो भैया ए का लोन है 25,000 का, 23,000 में सेटल्ड हो गया, तो 2,000 का फायदा। अब अगर रिलाइजेशन में 2,000 का फायदा हुआ तो अपने लिए फायदे की बात है, तो इधर आएगा, रिलाइजेशन अकाउंट में इधर आएगा, फायदा नुकसान जो भी है वो रिलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, तो इधर आएगा, ठीक है, 2,000 रुपए इधर आएंगे। ये भी नया ट्रीटमेंट है, इसको भी आप एस्टेरिस्क मार सकते हो, है ना, अगर ये आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल है, कहीं कोई लफड़ा नहीं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला एडजस्टमेंट क्या है, रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹1200, ये तो मुझे पता है कि रिलाइजेशन अकाउंट में इस साइड आ जाएगा, रिलाइजेशन एक्सपेंस 1200 रुपए है। ठीक है जी, तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स समझ लिए, उतारना स्टार्ट कर रिलाइजेशन अकाउंट में। तो देखिए सबसे पहले डेटर 29, स्टॉक 25, डेटर 29,000, स्टॉक 25,000। प्लीज क्वेश्चन करते वक्त कैलसी यूज ना करें, है ना, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, हमसे भी होती है, मेरे से भी होती है, पर मिस्टेक को एक्सेप्ट करेंगे, उसको सुधारेंगे, लेकिन कैलसी यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपके स्कूल में अलाउ नहीं है। जब तक अलाउ नहीं है नहीं करेंगे, वरना कई बच्चे होते हैं जो विदाउट कैलसी की आदत नहीं होती, कैलसी करते हैं और जब एग्जाम में जाते हैं तो ब्लैंक आउट हो जाते हैं, कोई डिजिट रॉन्ग हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैलसी यूज मत करो यार प्लीज, है ना, हाई फाई प्रॉमिस। चलिए स्टॉक हो गया 25,000, डेटर हो गया 28। कैश क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैश अकाउंट बनेगा। इन्वेस्टमेंट 10, मशीनरी 50। भैया पहले तो सब कुछ बुक वैल्यू पे है ना, ये तो कॉपी पेस्टिंग का काम है, छपाई कर्मचारी बनना है अपने को, है ना, प्रिंटिंग प्रेस बन गए अपन, है ना, वही छापना है।
फिर 50 के बाद पेटेंट 5, ठीक है 5, और लोन वोन की जरूरत नहीं, ये है नहीं, तो पेटेंट 5, बस यहीं तक आएगा, तो पेटेंट हो गया 5000। फिर आपकी बारी इधर आ जाएगी, तो भैया इधर पे सबसे पहले प्रोविजन 1000 रुपए, क्रेडिटर 30 और सैलरी आउटस्टैंडिंग 5। तो प्रोविजन 1000 रुपए, क्रेडिटर 30 और सैलरी आउटस्टैंडिंग 5000। फिर ये जो क्रेडिटर है ये अपना 27000 में आ गया था, तो क्रेडिटर अपना आ गया 27000 में, ठीक है। एक अपने पास बीआर डिस्काउंटेड था जो अचानक से लायबिलिटी बन गया अपना 3000 रुपए, ये भी आपको पे करना पड़ेगा, तो ये भी 3000 रुपए इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में किसी ने बताया था कि किसी ने ले लिया था, ये रहा, बी टूक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बी टूक ओवर इन्वेस्टमेंट तो 12 लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट नहीं लिखा, तो हम फेयर वैल्यू मानेंगे, मतलब जो बुक वैल्यू है वही है। तो भैया कहाँ गया पार्टनर का नाम कहाँ गया, ये रहा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000, ठीक है। फिर रिलाइजेशन एक्सपेंस अपना 1200 रुपया है, ये आ गया 1200 रुपये, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट 12000 में लेकर गए, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर 12000। ए का जो लोन था उस पर हमें 2000 का फायदा हुआ था, क्योंकि 25 का लोन था, 23 में हमने ठीक कर दिया, तो एज लोन यहाँ पर 2000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, अब तो कोई चीज नहीं बचती, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस। फिर अब अपन को क्या करना है भैया, फिर अब अपन को क्या करना है, इसके नीचे एक वो नहीं है, इसके नीचे बना देते हैं टोटलिंग का कॉलम 9, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सेलर्स ने सब हो गया, अब जो जो एसेट्स है, एसेट पर रिलाइज एज फॉलो, स्टॉक 28000, तो स्टॉक अपना आ जाएगा, यहाँ अंदर ही लिख लेते हैं, स्टॉक आ जाएगा 28000। फिर डेटा वर 90%, 90% किसका, 29000 का, तो 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, तो 0 9 9 81 का 1 कैरी 8, 2 जीरो कटे तो 1 जीरो आप जाएगा, हाँ, तो 26100, तो डेटा हो जाएगा 26100, ठीक है। मशीनरी अपना 5% ज्यादा था, 50,000 पे 5%, यानी कि 55,000, और अपने को इंस्टॉलमेंट व्यक्ति से पैसा मिला था 2100 रुपए, तो ये आ जाएगा 2100 रुपए, यानी कि टोटल हमारे पास कितना हो गया, तो ये हो गया 200। फिर 8 और 6 14, 5 19 और 2 21 का 1 कैरी 2 2 तो 4 तो 11, 1,11,200, यानी कि हमारी इस साइड की टोटलिंग और उस साइड की टोटलिंग अगर मैं देखूं तो भैया इस साइड की टोटलिंग थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो जाहिर सी बात है इस साइड में से उस साइड की टोटलिंग अपनी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार टोटलिंग करते हैं और देखते हैं कि किस साइड का क्या टोटलिंग आ रही है। तो 30 और 1 31 और 5 36, 36 और 12 48 और 2 50, 50 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 161,200, ठीक है। तो ये 161,200 हो गया ना, 50,000 ऐड कर दिया अपन ने, तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा 161,200। अब इस साइड की टोटलिंग कर लेते हैं, तो टोटलिंग करने से बेटर ऑप्शन मुझे लगता है कि ये वाली साइड देखो आप, तो भैया 10 और 5 15, 25, 25 और 7 32, 32 और 1 33, 33,000 आप माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा, 1,17,000, ठीक है, 1,17,000 बचता है। फिर 1,17,000 और आपके पास कितना है, 5 और 10 32 और 3 35, तो 1,17,000 प्लस 35,000 और ये 1200, तो कितना हो जाएगा 200, 7 5 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 4 तो 5, तो 153,200 होता है। तो 153,200 में से इसको माइनस कर देंगे, तो वेरी सिंपल हमारे पास कितना आ जाएगा, 153 में से इसको माइनस करेंगे तो 153 35 और एक ये 3 और आएगा ना, ये भी 3 है, 35 32 और 3 35 सही तो है, ठीक है, 35 और 1, तो ये हो जाता है 7 और 5 12 1 13, तो 153 में से इसको माइनस करेंगे, तो ये 8,000 रुपये आ रहा है, ठीक है जी। तो हमारे पास 8,000 रुपये बन रहा है ना, 8,000 रुपये बन रहा है। चले इसके आगे, फिर अब इसमें से अपन इसको निकाल देंगे और चीजों को हटा देंगे।
ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाए, ये एक बार और चेक कर ले, आना तो इतना ही चाहिए ना, 54 और 10 64 और ये तो 114 और 10 54 और 10 64 और 50 114 और 10 तो 124 और 27 और 30 तो 154 155 200, एक मिनट से तो 155 200 आ रहा है या 153 आ रहा है, अपन ने 153 कैसे निकाला था, 117, कुछ गड़बड़ है क्या, 7 में से अपन ने क्या किया था, 150 में से 7 और ये 32 माइनस किए थे और एक और माइनस किया था 33, तो 33 थोड़ी माइनस होगा, माइनस उसे 32 होगा तो 118 आएगा, ठीक है, इसलिए गड़बड़ आ रही है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये 1000 भी माइनस कर दिया मैंने, जबकि ये तो 29 ही लेंगे ना अपन, तो 153 आएगा, 155 आएगा, 155 आएगा, तो यानी कि हमारे पास 6000 रुपए का मुनाफा हो गया, ठीक है। अब ये 6000 का मुनाफा अपन रेशियो में बांटेंगे 2 to 1, रेशियो क्या है 2 to 1, यानी 5, 6000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1200, 1200 को 2 से तो 2400, तो ये अपने पास आ जाएगा 2400, ये भी अपने पास आ जाएगा 2400, फिर ये आ जाएगा अपने पास 1200, ठीक है। तो ये अपना 6000 बाहर हो गया, वेरी सिंपल। अब क्या करना है भैया, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना है, तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले, अच्छा चलो छोटे छोटे काम पहले खत्म कर देते हैं। एज लोन का ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 25,000 रुपए, अपन ने इसको पेमेंट किया 23,000 रुपए का और हमें 2,000 का मुनाफा हो गया जो कि रिलायंस अकाउंट में गया, ठीक है। पहले छोटे छोटे काम खत्म कर देते हैं, तो ये हो गया अपने पास 25,000, ये भी हो गया अपने पास 25,000, ठीक है। फिर अपने पास एक और लोन है बी, पर वो एसेट साइड पर था, तो इसका ओपनिंग बैलेंस उल्टा आएगा, लोन टू बी 10,000 रुपए, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो इस साइड आएगा 10,000 रुपए। जाहिर सी बात है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला, पर लोन है तो भैया इसकी तो वापसी आएगी, तो हम इससे पैसे लेंगे, तो हमें कैश मिलेगा, तो ये लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन 10,000 रुपए, बस खत्म, बस खत्म। तो ये 10,000 रुपए हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, 10,000 रुपए हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 10,000 रुपए हमारे खत्म हो गए। अब कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, तो भैया पहले तो बैलेंसेस देख लेते हैं, तो ए और बी का 60 और 30 और सी का उधार है 15, तो सी का जो बैलेंस आएगा वो इस साइड आएगा 15,000, सी का बैलेंस आएगा इस साइड 15,000, है ना, नेगेटिव बैलेंस इस साइड आता है, ठीक है, और ए और बी का इधर आ जाएगा 60,000 और 30,000, ठीक है, ये कुछ नहीं है और यहाँ पर इनका कुछ नहीं है, ओके, 60 30 और इसका 15, है ना, 60 और 30 और 15,000। अब बी ने कुछ कुछ चीजें ली थी, तो बी ने जब क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी ली थी, तो वो तो इधर आएगी, बी की आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट बी के कैपिटल को कम करेगा तो वो इस साइड आएगा, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ गया भैया, ये रहा, बी के में 12,000 रुपए का, ठीक है। अब उसके बाद रिलायंस का प्रॉफिट था तो वो भी आएगा, रिलायंस का प्रॉफिट है अपने पास 2400 और 1200, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो अगर आप देखो तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं, है ना, हमारे पास यहाँ पर बी का नाम यहाँ पर था एक, और एक बी का नाम यहाँ पर था, रिजर्व पुराना कोई है नहीं, रिजर्व पुराना कोई है नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं जाना, बस बात खत्म। अब क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे, तो भैया इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो इस साइड पे इसका आ रहा है 62,400, इसका कितना जाएगा 37,400, फिर इसका आ जाएगा 1200, लेकिन इसमें ये वाली साइड ज्यादा बड़ी है, तो जो साइड ज्यादा बड़ी होती है, जो साइड ज्यादा बड़ी होती है वही साइड लेनी है, तो भैया इस साइड पे तो यही आ जाएगा 62,400, इसका हो जाएगा 37,400, है ना, 35, हाँ ठीक है, और इसका हो जाएगा 15,000, तो यहां पे आ जाएगा 15,000। अब बाकी के केस में तो भैया कैश का पेमेंट करना है तो इधर आएगा, बैंक से पेमेंट करना है तो इधर आएगा, है ना, इधर आ जाएगा, तो ये तो 62,400 ही आएगा, ये आपका 25,400 आ जाएगा, इधर कुछ नहीं आएगा। लेकिन भैया सी के केस में आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, इसकी वजह से जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इधर आएगा, और वो कितना आ जाएगा 13,800, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल बन गया, अब बस इनको बैंक अकाउंट में प्रेजेंट करना है, तो बैंक अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बैंक अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं। पहले तो ओपनिंग बैलेंस अपने पास था 7,000,
पहले तो ओपनिंग बैलेंस है अपने पास 7000, फिर हमारे पास एसेट्स का रियलाइजेशन था जिसका टोटल मैंने निकाल दिया था, वही लिख देंगे। टोटल था अपने पास 1,11,200, तो एसेट का रियलाइजेशन 1,11,200। फिर हमारे पास बी का लोन का रियलाइजेशन था 10,000 रुपीज, लोन टू बी 10,000 रुपीज। सी की जो कैपिटल से रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि हम उससे पैसे मांग रहे हैं, तो वो हो रहा है 13,800। अब जो इधर पे पेमेंट करना है, तो रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी में अगर देखूं तो मैं 27 और 3 30 और एक बैंक वाला था ना, तो 30 ये हमारा कैपिटल के नाम पर, ये नहीं आएगा। 27 और 3 30 और ये 1200, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं या साथ में भी लिख सकते हैं, अलग अलग है। तो ये 1200 यहाँ पर और ये 30,000 यहाँ पर, जिसमें कि दोनों अमाउंट इंक्लूडेड है ना, 27,000 प्लस 3,000। फिर एस के लोन में हमने सिर्फ 23,000 की ही चुकताई की है, तभी तो हमें 2,000 का फायदा हुआ, तो 23,000 रुपए। फिर एस कैपिटल में आ रहा है 64, कितना आ रहा है 62,400, 62,400, और उस साइड पे आ रहा है 25,400, ठीक है। और ये हमारा 13,800 ये आ गया। अब इसकी टोटलिंग देख लेते हैं, अगर बराबर आ गया तो बल्ले बल्ले, वरना पता करेंगे कहां पर गलती कर ली, ठीक है। ओके भैया जी, तो 7 और ये तो 8, 18 हो गया, 18 और 10 28, 28 और 3 31, तो 41, तो 141, और एक यहां से कैरी भी तो होगा, ऐसे ही कर लो ना, 0 0 0 3 0, 7 और 1 8 और 3 11 और 1 कैरी, तो 12 का 2 कैरी 1 1 2 3 और कैरी 1 यानी कि 4, तो 142,000, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, तो 2 और 4 4 10, तो 1 2 3 ये तो हो गया, कैरी 1 3 4 और 2 6 और 5 11 और 1 कैरी, तो 12 कैरी 1 3 और 2 5 और 6 11 और 2 13 और कैरी 1, तो 14, 142 142, टिडिडिडिडिडिडिंग, ठीक है जी, समझ गए जी, समझ गए जी, ओके डन है, समझ में आया, ओके जी, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको करना है, बहुत सिंपल है, कहीं कोई लफड़ा नहीं। अगर आपको थ्योरी याद है तो एसेट्स का रिलेशन कैसे हो सकता है, क्रेडिटर का पॉइंट हो गया तो क्या होगा, है ना। अगर मान लीजिए क्रेडिटर के साथ अपन ने सेट ऑफ कर दिया तो क्या होगा, क्या सेम बैलेंसेस थे। अगर फाइनल सेटलमेंट हो गया तो नो एंट्री, अगर फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ तो यानी कि अगर ज्यादा है तो भाई क्रेडिटर अगर ज्यादा लेकर जा रहा है तो वो पैसा ला कर देगा, अगर क्रेडिटर को कम दिया गया है एसेट तो बाकी हम उसको कैश में चुकाएंगे। ये सारे आपको ट्रांजेक्शंस याद रखने हैं। टेंजिबल एसेट्स के बारे में नहीं लिखा तो उसकी बुक वैल्यू पे ही उसको रियलाइज कराएंगे, इंटेंजिबल के केस में कुछ नहीं करेंगे। ये सब चीजें अपने को याद रखनी है। लायबिलिटी होगा तो पूरा का पूरा ही आएगा। तो अगर आपको ये सब याद है तो कहीं कोई लफड़ा नहीं होता, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट बचता है जिसको अपन कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मैंने आपको करना तो सिखाई दिया है, पढ़ाना तो सिखाई दिया। अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो आपको कुछ आइटम्स के नेम दे देंगे, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं देंगे, कुछ फिगर्स आपके मिसिंग होंगे, तो आपको उसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस यही है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो आइए इसको थ्योरी में पढ़ते हैं। तो व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वी स्टार्ट विद अ गिवन बैलेंस शीट फिगर, है ना। अभी तक हमने जितने में भी देखा बैलेंस शीट फिगर दिया था, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ते थे। बट समटाइम्स वी आर गिवन एसेट्स एंड लायबिलिटीज बट स्टिल बैलेंस शीट डज नॉट टैली, द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। अगर मान लीजिए, सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि अगर मान लीजिए दोनों साइड पे कोई डिफरेंस है, तो एसेट साइड का डिफरेंस है तो उसे डेबिट बैलेंस बोल देंगे, और लायबिलिटी साइड का डिफरेंस है तो उसे क्रेडिट बैलेंस बोल देंगे, ठीक है। ऑफन रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स आर गिवन बट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नॉट गिवन, सो प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द मिसिंग आइटम, दिस बैलेंस शीट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब मेरे को बैलेंस शीट प्रॉपर नहीं बनी हुई है तो मुझे बनाना पड़ेगा गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जो लायबिलिटी साइड में जाएगी वो लायबिलिटी साइड, जो एसेट साइड में जाएगी उसको एसेट साइड, फिर दोनों को चेक करेंगे, कोई ना कोई साइड छोटी होगी। तो जो बैलेंस होगा, अगर प्रॉफिट का केस है, अगर लायबिलिटी कम है तो प्रॉफिट का केस है, और अगर एसेट कम है तो लॉस का केस है, ठीक है। और अगर भैया प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ हो तो, या एसेट साइड एकदम छोटी होगी तो फिर सन्ड्री एसेट्स का भी क्लेम बनता है, ठीक है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो क्या डिफरेंस आपको दिखा रहा है। ओके, नाउ द बैलेंसिंग फिगर मे बी एसेट्स। अब देखिए, देख लीजिए, बैलेंसिंग फिगर मे बी एसेट्स, है ना, एसेट्स भी हो सकती है, वो कैपिटल ऑफ पार्टनर भी हो सकती है, इट डिपेंड्स कि भैया क्या मिसिंग है। लायबिलिटीज भी हो सकती है, या पीएनएल बैलेंस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड। इसलिए प्लीज ये मत रट लेना कि भैया या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है।
तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। तो आइए, इलस्ट्रेशन है अपने पास। AB पार्टनर्स है एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप 1 जनवरी 2021, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स वर 50,000 30,000, यानी कैपिटल गिवन है, तो भैया कैपिटल को लिख दीजिए। तो देखिए कैपिटल 50,000 30,000, जो जो चीज गिवन है उसको लिखते जाइए, है ना। ये लायबिलिटी साइड आता है, तो ये बाहर चला गया अपना 80,000, ठीक है, सिंपल। फिर दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व 31 दिसंबर 2021 ऑन विच बैलेंस शीट ऑन विच डेट देयर पोजीशन वाज। अब और चीजें इंफॉर्मेशन में गिवन है। बैंक 5,000, सिर्फ बैंक गिवन है, ओवरड्राफ्ट नहीं गिवन, तो बैंक बैलेंस इधर आ जाएगा 5,000 रुपए। डेटर कितना गिवन है भैया 20,000, बीआर कितना गिवन है 8,000, हम सबको पता है ये सब एसेट साइड आता है, तो डेटर 20,000, बीआर 8,000, जो जो चीज जहां जहां गिवन है उसको वहां लिख रहे हैं। फिर स्टॉक 25,000, तो स्टॉक आ जाएगा अपने पास 25,000। देन फर्नीचर 5,000, प्लांट 27,000, तो फर्नीचर 5,000, प्लांट 27,000, ठीक है। देन क्रेडिटर 25,000, बिल्स पेबल 6,000, वो इधर आएंगे। क्रेडिटर 25,000, बिल्स पेबल 6,000। अब आपको नोटिस करना पड़ेगा किस साइड ज्यादा बड़ा है, तो 80,000 वाली साइड ही ज्यादा बड़ी दिख रही है, क्योंकि 25 और 80 तो ये 100 से ऊपर जा रहा है, वहां पे 25, 27 और 20 है, तो 100 से ऊपर तो जाता हुआ नहीं दिख रहा, तो यानी कि ये साइड ज्यादा बड़ी है। तो 25 6 31 और ये तो 31, तो 1 1 1 2 3, ठीक है, 1,11,000। तो आप यहां लिखोगे 1,11,000। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, ठीक है, अब आप नोटिस करोगे तो भैया बैंक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ, बीआर दिया हुआ, स्टॉक दिया हुआ, यानी सन्ड्री एसेट से रिलेटेड आइटम दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आइटम दिए हुए हैं, क्रेडिटर बिल्स पेबल यानी कि लायबिलिटी भी दी हुई है। अगर ये सारी चीजें दी हुई हैं तो इसका मतलब कि आपके पास जो भी डिफरेंस बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस बचेगा। अगर भैया ये चीजें ना गिवन होती, अगर ये चीजें ना गिवन होती, सिर्फ बैंक गिवन होता, तो आप मानते हैं कि भैया सन्ड्री एसेट है डिफरेंस। समझना बात को, अगर ये चीज ना गिवन हो, ये जितनी भी चीजें हैं, अगर ये चीजें ना गिवन हो तो फिर आप सन्ड्री एसेट मानते, ठीक है। अगर ये चीजें ना गिवन हो और ये वाली साइड छोटी होगी तो आप डेबिट बैलेंस नहीं मानोगे, आप सन्ड्री एसेट्स मानोगे। पहले आप यही मानोगे कि विदाउट एसेट कहां से डेबिट बैलेंस बनेगा, ठीक है जी। ऐसे ही अगर ये साइड है और ये गिवन नहीं है तो आप उसको क्या मानोगे, कैपिटल मानोगे, अगर ये साइड छोटी पड़ रही है तो, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना। अगर ये सब चीजें गिवन है तो फिर आप डेबिट या क्रेडिट बैलेंस मानोगे। तो हमको दिख रहा है ये वाली साइड छोटी है, कितनी, तो 20 और 5 25, 25 और 8 33, अच्छा 25 और 25 50 और 8 58, 63, 63 में 7 जोड़ा 63 में 7 जोड़ा 70, 70 में 20 90, तो 90 यानी कि ये हो गया 21,000। तो आपका डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल कितना आ गया 21,000, ठीक है। अब बैलेंस शीट आपकी आ गई, बस इसी के बेस पे अब आपको बाकी वही फॉलो करना है। पहले रिलेशन अकाउंट बनाएंगे तो ये सब इधर जाएंगे, फिर ये लायबिलिटीज इधर जाएंगी, फिर उसके बाद आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा तो एसेट रियलाइज होंगे या लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी, फिर एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस आएगा, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेगा, फिर लोन होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल और फिर कैश एंड बैंक। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना, और मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट का भी कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, इसी के थ्रू अब इसके बाद आगे बढ़ा जाता है। ओके जी, तो कर लेंगे ना अपन, कहीं कोई लफड़ा नहीं है ना, ठीक है। चले चले फिर आगे चलिए। अब आजकल कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हर वन शॉट में भी कह रहा हूं कि जर्नल एंट्री से रिलेटेड भी आपको सवाल करने हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री से रिलेटेड सवाल आने लगे हैं। इस चैप्टर से भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जर्नल एंट्री से रिलेटेड सवाल आए, ठीक है, क्योंकि आजकल एक ना एक सवाल ऐसा आ रहा है जिसमें जर्नल एंट्री का ऑप्शन है। हालांकि सीबीएसई में तो और का ऑप्शन भी आ रहा है, तो और के थ्रू आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला भी कर लोगे, लेकिन जर्नल एंट्री से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं और कहीं ऐसा हो कि दोनों ही जगह पे जर्नल एंट्री का ऑप्शन आ गया तो आप क्या करोगे। तो इसलिए प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्म LMN है was dissolved 31 मार्च 2022, pass necessary journal entries or for the following various assets other than cash and bank and the third party liabilities has been transferred to realization account। अब देखिए सवाल कह रहा है M agreed to pay off his wife's loan, ठीक है। M ने एग्री किया पे ऑफ हिज वाइफ लोन। वाइफ का लोन कहां एडजस्ट होता है, रियलाइजेशन से एडजस्ट होता है। किससे एडजस्ट होता है, रियलाइजेशन से। तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट, वाइफ लोन इधर लिखा होगा, एडजस्ट हो रहा है यानी यहां पर, तो एंट्री क्या होगी, ये हेड है, ये रियलाइजेशन अकाउंट, यहां वाइफ लोन, एडजस्टमेंट यहां होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन ले रहा है भैया, पार्टनर, तो एम का नाम, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम, वाइफ लोन का नाम नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई आउटसाइड लायबिलिटी है, कोई सन्ड्री एसेट्स का पॉइंट है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के साथ हेड होगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट का हेड है,
तो यहां ऐड होगा। कोई रिजर्व्स की बात कर रहा है तो फिर वो किससे होगा, पार्टनर्स कैपिटल से होगा। अगर कोई लॉस की बात कर रहा है वो किससे एडजस्ट होगा, पार्टनर कैपिटल। अगर ओल्ड गुडविल की बात कर रहा है तो वो रिलाइजेशन में जाएगा, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल या एडवर्टाइजमेंट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाओगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको याद रखना है। इसीलिए एंट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा कहीं गलती से आप सोचो कि भैया एम पे कर रहा है, ठीक है भैया, तो एम पे कर रहा है तो एम की कैपिटल डाउन कर दो और वाइफ लोन को खत्म कर दो। सॉरी, वाइफ की लोन खत्म हो रही है तो वाइफ का लोन डेबिट हो जाएगा, और एम पे कर रहा है तो फॉर्म बाद में उसको चुकाएगी तो उसको क्रेडिट कर दो, तो यहां गलती हो जाएगी। ठीक है, रियलाइजेशन के साथ इसकी एंट्री करनी है, याद रखिएगा सर। तो देखिए एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, यहां पे वाइफ का लोन आता। अगर पेमेंट कैश में होती तो कैश आ जाता। कितने रुपए है भैया, क्वेश्चन में 9,000 रुपए बोला है तो 9,000। ठीक है, देन दूसरी एंट्री, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000। इसको समझेंगे ध्यान से। क्रेडिटर वर्थ ₹10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब समझना बात को, है ना। देखिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। तो क्रेडिटर मान लीजिए ये 40,000 का है ना। इस 40,000 के क्रेडिटर में से 10,000 का क्रेडिटर इधर चला गया, इसको आपने 8,000 का एसेट दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने उसको क्या दिया क्या नहीं दिया। क्यों, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोल दिया, यानी कि भैया 10,000 का क्रेडिटर खत्म। 10,000 का क्रेडिटर था, आपने उसको 8,000 का एसेट पकड़ा, उसने कहा ओके डन है, ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो देख लीजिएगा, टोटल क्रेडिटर 40,000, क्रेडिटर वर्थ ₹10,000, जिसकी कीमत 10,000 रुपए थी। 40 में से जिसकी कीमत 10,000 रुपए थी उसको मैंने पीस ऑफ फर्नीचर दिया जिसकी कीमत 8,000 रुपए थी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। तो मुझे एक तरीके से 2,000 का फायदा हो गया, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त समझ में आ जाएगा ना। रिलेशन अकाउंट जब बनाओगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। तो प्लीज आपका ध्यान प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान ये है कि भैया 10,000 का क्रेडिटर खत्म, 8,000 पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड है क्या, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तब, वरना हम मानते कि 2,000 और अभी बच रहा है। ठीक है, सेटलमेंट हो गया, थैंक यू, बात खत्म 10,000 की। अब क्या बोल रहा है वो, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर अलाउड डिस्काउंट 10%। तो भैया इसकी तो एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो फुल्ली सेटल है। अब इसमें कितना बचा रिमेनिंग में, 30,000 बचा। अब 30,000 को आप सेट ऑफ कर रहे हो कितने में, 10% डिस्काउंट में, तो -10%। तो 30,000 का -10%, 3,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000। लीजिए भैया, अब 27,000 की एंट्री कर देंगे। अब रियलाइजेशन से है तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। ठीक है, तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से, 27,000 रुपए से। कितने रुपए से, 27,000। ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, है ना, एक एक दो दो नंबर में आ रहे हैं, सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवालों में इंपॉर्टेंस है ना, इस टाइप के सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको करने हैं, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अ मशीन दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड, भैया एक मशीन थी जिसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, वाज टेकन ओवर बाय एम एट ₹3,000 वर एक्सपेक्टेड टू द वैल्यू ऑफ 5,000। अब देखो उन्होंने आपको नचाने के लिए बोल दिया कि भैया इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 थी। हमने कहा ठीक है भैया एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 रही होगी, लेकिन आप कितने में ले रहे हो, आप तो उस पे जाओगे ना। मुझे लग रहा था कि 5,000 मिलेंगे, अरे मिले उस पे बात जाएगी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोली है कि 5,000 का था और 3,000 मिले जा रहे हैं। भैया हमें कहा जा रहा है, अब ये क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये रहा मशीन अनरिकॉर्डेड एसेट। तो रियलाइजेशन टू कैश में ले गया तो कैश, पार्टनर ले गया तो पार्टनर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन सा पार्टनर ले जा रहा है, एम ले जा रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट, मैं भी बेवकूफ हूं, यहां पर है तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और वैल्यू कौन सी जाएगी भैया, 3,000। जितने में वो लेकर जा रहा है वो पॉइंट है ना, कितने का था कितना एक्सपेक्टेड था वो पॉइंट नहीं है। ठीक है, और यहां पे एक्सपेक्टेड वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा होगा कि 5,000 की वैल्यू में हमने 3,000 के क्रेडिटर को एडजस्ट किया, तब फिर 2,000 रुपए का कैश भी आता। लेकिन ये एडजस्टमेंट की बात नहीं की गई, एम लेकर जा रहा है 5,000 की जो एक्सपेक्टेड थी उसको 3,000 में, तो कोई यहां पर गेन वेन का पॉइंट नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 3,000। एंट्री क्या हो जाएगी भैया, रियलाइजेशन यहां है एम्स कैपिटल, तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, नाउ अब क्या है, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 रुपए। ये तो बहुत ही सिंपल है, फर्म के पास डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बोलते हैं लॉस, जो आपका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है, रियलाइजेशन नहीं है इसलिए रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, डेबिट बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, ऑफ पीएनएल है, रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, ये रियलाइजेशन में लॉस नहीं हो रहा है, वरना एंट्री क्या हो जाती है, रियलाइजेशन का लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये वाला बाय साइड होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मगर ये डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, टू
पीएनएल, टू पीएनएल। ये छोटी छोटी बात याद रखना। अगर भैया यहाँ पीएनएल लिखा होता तो मैं मानता कि शायद ये रिलाइजेशन का लॉस है, तो मैं रिलाइजेशन लिखता। अब इतने से वक्त की वजह से मार्क्स कट जाएगा। आप सोचोगे अरे मैं तो सही करके आया था। नहीं सर, रिलाइजेशन का लॉस अलग है और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अलग है ना, नाम दोनों में अंतर है। तो बस फिर ये देखिए, एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना है भैया 15,000। इनका रेशियो क्या है? रेशियो देखो यहाँ गिवन ही नहीं है, रेशियो गिवन ही नहीं, तो और अच्छी बात है भैया, इक्वली बांट देंगे। ठीक है, तो 15,000 को 3 में इक्वली बांटो, 5 5 5, तो 5,000 5,000 5,000। ठीक है, टोटल 15,000 हमारा डन हो गया। प्लीज ऐसे और भी बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, आप इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो ये चैप्टर हलवा है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे, सारे मार्क्स आपको लाने हैं, क्योंकि हमारी विशेष है कि आप पूरे में से पूरे लाएं, 90s एटलीस्ट लेकर आए। अच्छा लगता है पेरेंट्स को भी। और कुछ महीने बच गए, इस समय आपकी जिंदगी में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक अलग बात है ना। जैसे मान लीजिए कई, जैसे हमारे सचिन सर के लिए कहा जाता है, या और भी क्रिकेटर्स कहते हैं कि एग्जाम टाइम पे हमारे कोई रणजी के मैच चल रहे थे, कोई और मैच चल रहा था, भाई कोई अगर इतना टैलेंटेड है तो मैं भी चाहूंगा कि आप अपना पैशन फॉलो करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो रील्स में इधर उधर घूमना ये और वो, उससे बेटर ऑप्शन है कि अभी आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है जी, डन है। चलिए, तो हमने काफी अच्छा चैप्टर है, इसको हमने एक तरीके से वन शॉट में रिवाइज कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए और कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए, तो आपको माइंडसेट में कुछ कुछ चीजें याद आ गई होंगी। 2-4 सवाल आपको अपनी ओर से करना है। ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए। तो भैया जी लास्ट में, सो थैंक यू माय डियर कॉम्यान्स फॉर बीइंग विद अस, फॉर लविंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर सो मच लव। थैंक यू फॉर बीइंग अवर स्ट्रेंथ, फॉर बीइंग अवर स्टार्स। थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है, have smiles, spread smiles, because smile is the biggest gift यार, which you can give to anybody। तो बस मुस्कुराइए, और ये फ्री गिफ्ट है, तो बांटिए बांटिए बांटिए, पॉजिटिविटी को फैला दीजिए। इस थॉट के साथ चलते हैं। टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।